स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रमेश तिवारी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज व्यंग विमर्श का दिन है और व्यंग पर विमर्श हम लोग करेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। और जो व्यंग विमर्श का विषय है आज का, और जो हमारे वक्तागण हैं, साथी लोग हैं, इन सब के साथ आज के आयोजन की अध्यक्षता हमारे वरिष्ठ साथी श्री मधु आचार्य जी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मधु आचार्य जी से अनुमति के लिए मैं बीकानेर चलूंगा और आभासी रूप से उनसे अनुमति चाहूंगा, वो अनुमति दें ताकि हम लोग कार्यक्रम को आरंभ करें। आपकी आवाज बंद जी। हाँ, गोष्ठी शुरू कीजिए सर, समय हो गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल अभी पूरा पर्व त्योहार मनाया, और पर्व त्योहार के बाद जो साप्ताहिक गोष्ठी होती है, उस गोष्ठी में जो आज का विषय हम लोगों ने निर्धारित किया है, वह विषय है व्यंग्य और व्यंग्यकार को पहचानने के उपकरण। इस विषय पर हम सभी साथी आज संवाद करेंगे, और इस विषय के क्रम में हम लोग इन मुद्दों पर बात करेंगे कि व्यंग्य को और व्यंग्यकार को किस रूप में पहचाना जाए, किसी भी व्यंग्य की समझ और किसी व्यंग्य की पहचान कैसे की जाए, किसी व्यंग्यकार की पहचान कैसे की जाए। और ये पहचान बहुत जरूरी है। इस पहचान के द्वारा ही हम व्यंग्य की बेहतर समझ निर्धारित कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ हम संवाद के क्रम में अपनी समझ को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जब भी हम लोग विषय की बात करते हैं तो हम लोग लगातार इस पर फोकस करते हैं कि कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु दिया जाए जिस पर खुल के बात हो और हम सब की समझ एक दूसरे से संवाद के द्वारा विकसित हो, समृद्ध हो। तो जो व्यंग्य और व्यंग्यकार को पहचानने के उपकरण विषय पर आज की जो संगोष्ठी है, इसमें हमारे समूह के तीन वरिष्ठ साथी श्री राजेंद्र वर्मा जी, श्री सुधीर कुमार चौधरी जी, श्री रमेश सैनी जी अपना पक्ष रखेंगे, और बाकी जितने साथी हैं हमारे यहाँ पर, वो लोग भी अपने अपने सुविधा अनुसार, अपनी समझ के अनुसार जब भी उनको लगे या वो जब बोलना चाहेंगे तो वो या तो अपना नाम लिख देंगे तो मैं क्रम से बुला लूंगा, या अगर किसी प्रतिभागी के बाद वो बोलना चाहें तो सुविधा के अनुसार अपना माइक अनम्यूट करके कोशिश करेंगे कि हम लोग सारे लोग, अधिक से अधिक लोग अपनी बात को साझा कर सकें, सबके सामने रख सकें। तो चलिए हम लोग इस गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। और आज के इस विषय पर विमर्श के लिए मैं सबसे पहले हमारे वरिष्ठ साथी श्री राजेंद्र वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो व्यंग्य और व्यंग्यकार को पहचानने के जो उपकरण है, इस विषय पर अपनी राय रखें। श्री राजेंद्र वर्मा जी। जी नमस्कार दोस्तों, जो विषय है व्यंग्य और व्यंग्यकार के पहचानने के उपकरण, तो माननीय अध्यक्ष जी, मेरी समझ से कि कोई भी विधा हो उसके लिए दो बातें विचारनी है। एक तो क्या कहा जा रहा है या रचना में क्या कहा गया है यानी वस्तु, और कैसे कहा गया है यानी शिल्प। अब व्यंग्य के मतलब ये है कि भाई व्यंजना, जो भाषा की तीन शक्तियां होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, तो जो लक्षणा शक्ति है भाषा की, वो व्यंजना शक्ति जो भाषा की है, उसमें अगर कुछ कहा जाता है कायदे से वही व्यंग्य होता है। लेकिन हर किसी रचना के हर वाक्य में तो संभव नहीं है कि भाषा का व्यंजनात्मक रूप ही रखा जाए। बहरहाल वो अभिधात्मक भी रूप हो, लेकिन ये कि एक एज ए होल रचना जब हो बने तो फिर वो व्यंग्य रचना बन जाए, यानी उसमें व्यंजना का इतना उपयोग हो भाषा के लिहाज से। अब जैसे सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई हम ये जान लें कि व्यंग्य है क्या। हमारे जो पूर्ववर्ती लोग हैं जिनसे हम लोगों ने सीखा है, उनके बारे में
उनके व्यंग के बारे में उनके क्या विचार हैं। जैसे हम परसाई जी की बात करें तो परसाई जी कहते हैं कि व्यंग जीवन से साक्षात्कार करता है, वह जीवन की आलोचना करता है। कैसे करता है कि विसंगतियों, मिथ्याचारों और को पर्दाफाश करता है। और वो कहते हैं कि व्यंग सहानुभूति का उत्कृष्ट रूप होता है। अब ये जो बात है कि व्यंग सहानुभूति का उत्कृष्ट रूप होता है, ये जरा आसानी से समझने वाली बात नहीं है। इसमें क्या है कि भाई जो इसको समझने के लिए थोड़ा हमको गहराई में जाना पड़ेगा कि व्यंग सहानुभूति कैसे होती। जैसे आप किसी से प्रेम करते हो, किसी व्यक्ति से, और वो कुछ गलत काम कर रहा हो, तो आप उसको ताना मारने के लिहाज से कह सकते हैं, अरे भाई यही कर लो ना तुम। यानी जो गलत काम कर रहा है उसको ही कहा जाता है उसी में तुम और कर लो, यानी तुम जब थक जाओगे तब तो तुम उसको छोड़ोगे। तो ये जो तर्क है, ये जो कहने का ढंग है, उसके पीछे जो भावना है, आत्मा है, वो तो सहानुभूति की है, करुणा की है। अब एक जो विषय है, विषय का जो दूसरा पहलू है कि व्यंगकार को पहचानने के उपकरण। तो हम पहले व्यंग पहचान लें तो उसका जो पालन करेगा रचना में वो व्यंगकार होगा, वो वही व्यंगकार के पहचानने के उपकरण बन जाएंगे। तो मेरी समझ से जो व्यंग का उपकरण है उसमें पहचान के जो उपकरण है उसमें कुछ बातें हैं। पहले तो अभी भाषा पर बात हुई है, और भाषा की वक्रता हो इस ढंग से कि बात भी कही जाए और आक्रोश ना ज्यादा व्यक्त हो, तो विवाद की स्थिति, ऐसा सत्य ना सामने आ जाए कि विवाद की स्थिति पैदा हो जाए। तो जैसे कविता में वक्रोक्ति अलंकार होता है, वैसे ही गद्य में एक वक्रोक्ति का प्रयोग होता है भाषा के लिहाज से। तो पहली जो उपकरण का जो पहला मैं मानता हूं उपकरण भाषा की वक्रता। व्यंग का जो पहला उपकरण है वो पहचान का उपकरण है, वो है भाषा। और दूसरा उपकरण है कि जो कहा जा रहा है उसमें सामयिक बोध हो, लेकिन इस ढंग से हो कि वो शाश्वत भी बना रहे। ऐसा नहीं कि आज स्थितियां बदल जाए कुछ समय बाद और उसके बाद फिर वो जो है वो पुराना पड़ जाए। जैसे उदाहरण के लिए शिव शंभू के चिट्ठे जो उनकी है ना, क्या नाम, बाल मुकुंद गुप्त जी की, तो उसमें तमाम इस तरह से व्यंग हैं चिट्ठी फॉर्मेट, चिट्ठी के उसमें फॉर्म में, कि जो स्थितियां उस समय थी वही स्थितियां आज भी तमाम आ रही हैं। तो उन्होंने जैसे लिखा, जिसके कर्जन के उसमें माई लॉर्ड संबोधित करके चिट्ठियां लिखी, उसमें तमाम बातें कही, तो वो भी आज दिखाई दे रही। तो वो इसी तरह से अंधेर नगरी, इससे पहले हरिश्चंद्र ने, अब उसमें अंधेर नगरी का जो एक सत्ता व्यवस्था के जो एक ढंग था कि वो किस तरह से वो एक अंधे वो जो है टकेसर बाजी, टकेसर खाजा, यानी जो एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, एक जो है सत्ता के उसकी जो जिम्मेदारी है, उसमें वो कहीं दिखती नहीं है। तो वो जो थी वही लगभग आज भी तमाम स्थितियां हैं वो दिखती हैं। और व्यंग जो भाषा की बात मैंने इससे पहले कही, उसका भी यही स्थिति है कि जो भाषा का उसने प्रयोग किया है अंधेर नगरी में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि अंधेर नगरी में आता है चूरन वाला एक प्रसंग, चना जोर गरम और चूरन वाला। तो चना जोर में कहता है कि उसमें सभी कुछ आ जाते हैं जो चना बेचता है। फिर वो सब्जी बेचने वाले में एक कुंजड़ी बोलती है कि ले, बेचती रहती है, ये बेचा ये बेचा ये बेचा, फिर आखिर में कहती है ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। तो ये पूरा सब्जी का जो मार्केट है वो पूरे व्यंग के उसमें अर्थ में आ जाता है। फिर पाचक वाला एक उसमें अंक में आता है, दूसरे अंक में पाचक वाले की भूमिका है। तो वो पाचक वाला कहता है कि ये मतलब सबको कहता है कि पुलिस वाले खाते हैं तो ये हो जाते हैं, अमले खाते हैं, कचहरी के बाबू वगैरह, तो ये सब है। तो वो सब पे प्रहार करते हैं। जैसे दो तीन पंक्तियां सुने कि चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। और चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। और चूरन पुलिस वाले खाते और
सब कानून हजम कर जाते। तो यहाँ पे जो एक सत्ता का अंधता है, जो मूल्यहीनता है, और एक लोभ वृत्ति है जो जिसकी वजह से उसका जो प्रमुख पात्र है गोवर्धन, जो जाता है टकासरबाजी, सब चीज मिल रही है तो चूंकि सस्ते मिल जाएगा, तो अंत में अगर जिन्होंने पढ़ रखी है उनको याद होगा कि अंत में गोवर्धन ही को फांसी के लिए पकड़ा जाता है और कहता है कि फांसी का फंदा जो कोतवाल के लिए था वो उसकी गर्दन पतली है और तुम्हारी गर्दन फिट बैठेगा, इसलिए तुमको फांसी दी जाती। फिर बाद में फिर बदलाव आ जाता है कि उसमें वो इस मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा वो स्वर्ग जाएगा, तो राजा ही चढ़ जाता है। इस तरह समापन होता है। तो भाषा का प्रयोग के माध्यम के जो मैंने बात की व्यंग को पहचानने की, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि जो समसामयिकता वाली बात है वो तो है ही, इस ढंग से रहे कि वो जो वृत्तियां जैसे लोभ वृत्ति पर की है वहां पे, तो वो लोभ वृत्ति तो शाश्वत चीज है, आज भी लोगों में है, उस समय भी थी। फिर जो उसके बाद एक से विसंगत या विद्रूप पर प्रहार है, उसका जब उसको पहचान लेंगे तो उसको प्रहार करेंगे। और एक दूसरी एक और बात है जो उसके लिए व्यंग की उपकरण की पहचान की बात करें तो उसका उद्देश्य क्या है। अगर कोई रचना हम लिख रहे हैं जिसको हम व्यंग रचना करें तो उसके सरोकार क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य सीधी सीधी बात है कि व्यवस्था पर जो है इस ढंग से वो बात की जाए कि जो विसंगतियां हैं उनके बीच रहने के बजाय उसको बदलने की बात की जाए, तो कुछ प्रेरणा दे ये, और जो व्यवस्था में जो पीड़ित पक्ष है, दुर्बल पक्ष है, उसके पक्ष में रचना खड़ी हो। तो मैं समझता हूँ कि ये यही सब चीजें हैं कि जो उसमें जो व्यंग तय करता है कि पहचानने के लिए हम जानते हैं कि व्यंग ऐसे होना चाहिए। तो जो रचनाकार है तो हम समझते हैं कि व्यंगकार की पहचान भी इसी प्रकार से होगी। और इसमें एक दो बातें और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे कहानी के तत्व होते हैं तो उसी तरह से व्यंग के भी तत्व हैं। जैसे ढांचागत बात कहें तो एक कथानक होती, कहानी में एक कथा होती है, कथा वस्तु होती है जिसमें चरित्र चित्रण होते हैं, कुछ संवाद होते हैं। अब व्यंग तो दो तरीके से होता है, एक तो कथात्मक शैली उसकी हो सकती है, दूसरी एक निबंधात्मक शैली हो सकती है। तो अगर कथात्मक शैली है तो समझ लीजिए कि कहानी के जो चीजें हैं वो इसमें लगभग लागू हो रही हैं। परिवेश आएगा ही, भाषा पर चर्चा में की ही, उद्देश्य भी इसी तरह से, पक्षधरता भी इसी तरीके से है। अब थोड़ी सी बात यह है कि कहानी और व्यंग में जो मूल अंतर आएगा वो ये है कि कहानी का जो एक ट्रीटमेंट है और व्यंग के ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फर्क रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो वस्तु केंद्रित प्रसंग है वो इस ढंग से आए कि उसमें व्यंजना शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग हो। और उद्देश्य तो खैर क्लियर हो ही गया है कि व्यंग का उद्देश्य क्या है, कि किसके पक्ष में खड़ा होना है और किन विसंगतियों पे करना है। और बाकी जो हम लोगों ने अभी चर्चा कर रहे हैं तो इसके पहले अगर और भी चर्चा होती रही हैं और अगर हम पुराने लोगों को पढ़ें, उनकी रचनाओं को पढ़ें, उनके निबंधों को पढ़ें, उनकी बातचीत को पढ़ें, उनके साक्षात्कार पढ़ें तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। और मैं समझता हूँ कि ये जैसे सबसे जो हिम्मत की बात है, व्यंगकार को थोड़ा साहसी भी होना चाहिए इस ढंग से कि वो जैसे कबीर है उदाहरण के लिए, तो कबीर ने धर्म, पाखंड, जातिवाद, भेदभाव सबको किया। अब आज के समय में मैं समझता हूँ कि बड़ा बचकर लिखा जा रहा है, जो कि हमको उसी कबीर की तरीके से हमको उसी शैली में चीजों को लाने की जरूरत है, क्योंकि भाषा भी घिस जाती है। कभी कभी वो शब्द व्यंजना वो दे नहीं पाते जो हम कहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इस ढंग से बात रखनी है। और हमने चर्चा की, जैसे शंभू के चिट्ठे की चर्चा करी, तो उसमें जैसे भारतीय जनता के खिलाफ जो करजन के काले कारनामे थे और जो गुलामी की मानसिकता थी, आप समझिए कि जो बहुत महत्वपूर्ण बात है उसके अंदर कि एक अंधेर नगरी में भारतीय हरिश्चंद्र ने एक संस्कृत काव्य दिया है। अब वो पता नहीं उन्हीं द्वारा रचित है या किसका, ये तो उसमें नहीं मिलता है कहीं, लेकिन उसमें ये दिया हुआ है, मैं उसका हिंदी रूप पढ़ दे रहा हूं कि जो चंदन, आम तथा चंपा वन को काट कर कीकर के वृक्ष की रक्षा करता है,
जो हंस, मोर और कोयल के प्रति हिंसक होकर काक लीला में रुचि लेता है, जो हाथी के बदले गधा खरीदता है और कपूर एवं कपास को उनके श्वेत रंग के कारण एक सा मानता है, और जहां के गुणी जन ऐसे ही विचार रखते हो, उस देश को नमस्कार है। तो आप देखिए कि जो सिर्फ सत्ता पर ही व्यंग करने की बात नहीं है, व्यंगकार का दायित्व तो है कि वो उस मानसिकता पर व्यंग करे। वो अब ये जो व्यंग है, उस देश को नमस्कार है, भारत को नमस्कार है, इसका मतलब देश को नहीं है, देशवासियों पर व्यंग है कहीं न कहीं। तो ये व्यंगकार की जो पहचान है, व्यंग की जो पहचान है, मैं समझता हूँ वही व्यंगकार की पहचान होगी। भाषा के रूप में, व्यंग के प्रारूप के रूप में, अब जैसे चिट्ठी के रूप में उन्होंने लिखा, चिट्ठे बाल मुकुंद जी ने, अब वो चिट्ठी में भी सामयिक स्थितियां हैं, और चिट्ठी के तमाम, जैसे जोशी जी ने लिखे पत्र राम सेवक वाले, तो निर्भय के, तो वो उस शैली में है। और लेकिन यह कि शैली कोई भी हो, बातें वो घूम फिर करके वही आनी है कि किस तरीके से कौन सी है। और जो महत्व है रचना का महत्व तो उसी चीजों से बना रहेगा कि एक जो भावना है और लेख की दायित्व है, उसके अंदर उसको प्रतिष्ठित जब तक नहीं होगा, तब तक वो व्यंग मुकम्मल नहीं कहलाएगा। और इसलिए मैं यही समझता हूँ कि जो व्यंग के उपकरण की पहचान है, उसमें ये कुछ बातें जो मैंने रखी, मैंने अपनी समझ से, मेरी समझ से यही उपकरण है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र वर्मा जी। और जैसा आपने विस्तार से इन चीजों पर बात की, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने हम लोगों को बताने की कोशिश की कि व्यंग्य जो है वो भाषा, समसामयिकता, विसंगतियां, पीड़ित पक्ष के प्रति संलग्नता, और इसके साथ साथ जो आपने ढांचा की बात की, कथानक की बात की, कथात्मकता और निबंधात्मकता की बात की, और आपने ट्रीटमेंट पर भी फोकस किया, जो व्यंजना शक्ति की जो बात की। तो बहुत ही विस्तार से और बड़े कारवान तरीके से आपने इन सारी चीजों को रखा, और मुझे उम्मीद है कि इससे काफी हम सबका लाभ होगा, और सुनने वालों को भी इससे एक समझ विकसित होगी। और इसके बाद हम अपने अगले साथी को आज बुलाना चाहेंगे, जो इंदौर के निवासी और फिलहाल बंगलोर में रह रहे हैं, हमारे श्री सुधीर कुमार चौधरी जी। उनसे निवेदन है, श्री सुधीर कुमार चौधरी जी से निवेदन है कि वो इस विषय पर अपनी बात रखें। श्री सुधीर कुमार चौधरी जी, स्वागत। धन्यवाद तिवारी जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। सबसे पहले तो सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, और सीधे मैं विषय पे आता हूँ। यदि हम व्यंग को एक वाक्य में परिभाषित करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि व्यंग विष पीकर अमृत का सृजन करना है। विष पीकर अमृत का सृजन करना ही व्यंग है। व्यंग का जन्म वास्तव में अपने समय की विद्रूपताओं से भीतर उपजे असंतोष के कारण होता है। वास्तव में व्यंग विरोध का पर्याय है। व्यंग व्यवस्थागत विसंगतियों के मुखर विरोध का एक जीवंत दस्तावेज है। व्यंग एक विरोध का साहित्यिक स्वरूप है। व्यंग शोषण, दमन, उत्पीड़न, अन्याय, असत्य, अनर्थ, पाखंड, विरोधाभास, विद्रूपताएं, विडंबनाएं, इन सबके विरुद्ध एक जीवंत दस्तावेज है, एक शंखनाद है। व्यंग वर्तमान के विकृत चेहरे को दुरुस्त करने का एक पेना नश्तर है। एक तरीके से व्यंग विध्वंसात्मक सृजन है। व्यंग विडंबनाओं का, विसंगतियों का, विद्रूपताओं का विध्वंस का आग्रह करता है, और साथ ही उसमें सुधार और परिवर्तन का सृजन भी करता है। वो व्यंग जिसमें सुधार और परिवर्तन के लक्षण नहीं हो, वो शायद व्यंग नहीं कहलाया जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो व्यंग विरोध और बदलाव का एक हथियार है। व्यंग वास्तव में विद्रूपता का आईना है। व्यंग
विसंगतियों के विनाश की ओर जाता है। व्यंग शोषण पे प्रहार है, व्यंग अन्याय का संहार है और व्यंग पाखंड का पतन है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहीं कहा है कि व्यंग एक ऐसी शैली है जिसमें कहने वाला तो अपने अधोरस्तों से मुस्कुराता है, लेकिन सुनने वाला तिलमिला जाता है। मेरे मत में व्यंग ऐसा हो कि कहना बहुत सहजता से कहें और अभिधा में न कहते हुए व्यंजना में कहें और सुनने वाले पर वो असर करे, सुनने वाला उसमें तिलमिला जाए, वही सार्थक और शाश्वत व्यंग है। अब जिस रचना में शोषितों की वेदना नहीं धड़कती हो, मानवीय सरोकारों के प्रति समर्पण नहीं हो, करुणा की धारा अगर प्रवाहित नहीं होती हो, संवेदनाओं का स्पर्श नहीं हो, अन्याय के विरुद्ध शंखनाद नहीं हो, तो वो अन्य सब कुछ हो सकता है लेकिन व्यंग नहीं हो सकता। और ऐसी रचना को रचने वाला रचनाकार भी व्यंग्यकार कहलाने का अधिकारी नहीं है, जिसमें मानवीय सरोकार नहीं हो, मानवीय संवेदना नहीं हो, संवेदनशीलता नहीं हो और शोषितों के प्रति एक आवाज नहीं हो, उसके उनके हितों के प्रति एक आवाज नहीं हो, शोषितों की वेदना उसमें प्रतिबिंबित नहीं होती हो, तो उसको हम व्यंग नहीं कह सकते, व्यंग के रूप में पहचान नहीं सकते और उसको रचने वाले को हम व्यंग्यकार नहीं मान सकते। व्यंग चोट जरूर करता है, पर व्यंग की चोट में एक सात्विकता होती है और ये सात्विकता मानवीय सरोकारों और करुणा से पैदा होती है, क्योंकि व्यंग की चोट केवल संहार करने के लिए नहीं होती है, व्यंग की चोट परिवर्तन लाने के लिए भी होती है, सुधार करने के लिए भी होती है, बदलाव करने के लिए भी होती है, क्रांति लाने के लिए भी होती है। तो मेरा यही कहना है कि अगर मानवीय सरोकार उसमें नहीं है, करुणा नहीं है, संवेदना नहीं है, उसमें पीड़ा नहीं है, वेदना नहीं है, तो फिर वो व्यंग नहीं कहला सकता है। व्यंग एक निष्पक्ष ईमानदारी के बगैर पैदा नहीं हो सकता है और ये ईमानदारी अपने युग के प्रति जो जीवन मूल्य है उनके प्रति होना चाहिए। व्यंग पढ़ के अगर हंसी आती है तो ये स्वाभाविक है, प्रासंगिक भी है, पर यह व्यंग का अभिष्ट नहीं है। व्यंग का लक्ष्य तो चेतना को झकझोरना है, चेतना को उद्वेलित करना है और चेतना को बदलाव के लिए तैयार करना है। तो व्यंगकार का व्यंग का मानवता से, मानवीयता से, मानवीय सरोकारों से, संवेदनशीलता से और मानव मूल्यों से, मानव समाज से गहरा संबंध होना चाहिए, तभी तो वो व्यंग कहलाता है। परसाई जी ने कहीं लिखा है कि मैं व्यंग विनोद लिखता जरूर हूं, पर मैं बेहद दुखी आदमी हूं। मेरे भीतर दुख और करुणा भरे हुए, और दुख और करुणा का कारण यह है कि हमारे समाज की अभी क्या स्थिति है, हमारा समाज किस ओर जा रहा है, इस कारण मैं दुखी रहता हूं और यही दुख और करुणा मेरी रचनाओं में अभिव्यक्त होते हैं, मुखरित होते हैं। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ रही, अब आ रही है, बीच में रुक गई। साथ ही जो करुणा के कारण है उन पर व्यंग से प्रहार करते हैं। तो सही व्यंग तो वही होगा कि जिसमें आप ट्रेजेडी को व्यंग में तो लाएं, दुखों को तो व्यंग में लाएं, पर करुणा के कारणों पर भी प्रहार करें, तभी तो वो व्यंग होगा और उसको रचने वाला व्यंगकार होगा। जैसे कि वर्मा जी ने कबीर का उल्लेख किया, कबीर अपने समय के उनमें एक अक्खड़पन तो था, पर उनकी चेतना जागृत थी। वो उस समय के पाखंड और मूढ़ताओं को समझते थे और उन पर प्रहार करते थे। लेकिन उन्होंने यह भी लिखा है कि सुखिया सब संसार है, सब खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो व्यंग्यकार के भीतर कबीर का धड़कना जरूरी है, कबीर की उपस्थिति बहुत जरूरी है। कबीर के जो करुणा है, कबीर का जो दुख है, कबीर की जो पीड़ा है समाज के प्रति, जो संवेदना है कबीर की, वो व्यंग्यकार के भीतर धड़कना चाहिए और उसकी रचनाओं में भी ये बात अभिव्यक्त होना चाहिए, तभी तो वो व्यंग है और उसको रचने वाले।
रचने वाला व्यंगकार है। क्योंकि व्यंग केवल चोट नहीं करता, जैसा कि मैंने कहा कि व्यंग केवल चोट नहीं करता है, व्यंग चोट के साथ साथ उसका विकल्प भी सुझाता है, उसमें बदलाव का भी आग्रह करता है, उसमें परिवर्तन को भी आग्रह करता है। केवल ध्वंस करना व्यंग का उद्देश्य नहीं है, व्यंग का उद्देश्य एक नए युग का सृजन भी करना है। तो व्यंग तभी व्यंग है जिसमें ये सब बातें हों। वैसे आमतौर पे जीवन में जितनी भी विसंगतियां हैं, खोखलापन है, पाखंड है, विडंबना है, इससे हर व्यक्ति परिचित है। आम आदमी इन सबको जानता है। आपकी आवाज कट गई सुधीर जी। आदमी की दृष्टि की सीमा समाप्त होती है, उससे आगे व्यंगकार का सफर चालू होता है, जो आम आदमी देख नहीं सकता, जो आम आदमी समझ नहीं सकता, जो आम आदमी विश्लेषण नहीं कर सकता, वो काम व्यंगकार और व्यंग को करना होता है। उसमें समय के पार देखने की क्षमता व्यंगकार में होना चाहिए, समय से आगे चलने का जुनून व्यंगकार में होना चाहिए। वह जीवन की जो विसंगतियां हैं उसे अभिधा में अभिव्यक्त कर देना व्यंग नहीं है, उसको व्यंजना के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाए तो इसकी मारक क्षमता बहुत अधिक होती है, इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। और ऐसी ही रचनाएं कालजयी रचनाएं या शाश्वत रचनाएं या शाश्वत व्यंग कहलाने की अधिकारी होती है। अब इन दिनों व्यंग खूब रचा जा रहा है और व्यंगकार भी काफी बड़ी संख्या में हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सामाजिक स्थितियां हैं और समाज की जो विसंगतियां हैं वह व्यंग के जन्म के लिए, व्यंग के पल्लवित होने के लिए सर्वथा अनुकूल है। तो ये और तो हमारा हिंदी साहित्य एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है, बड़ी बड़ी साहित्यिक पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, पाठकों का अभाव है, ये सब कुछ है। बावजूद उसके ऐसा लगता है कि व्यंग में अपेक्षाकृत विस्तार हो रहा है, क्योंकि व्यंग जहाँ एक और हम देखें कि जो कहानी है, कविता है, समाचार पत्रों में तो रविवारी अंक में किसी कोने में सिमट गए हैं, व्यंग का स्पेस जरूर कम हुआ है, पर अभी भी प्रमुख समाचार पत्र जो हैं वो व्यंग के कॉलम छाप रहे हैं, भले ही उसका स्थान उन्होंने कम किया है। तो इसके कारण व्यंगकार इसकी तरफ आकर्षित जरूर हो रहे हैं, एक लिखाड़ों की फौज भी खड़ी हो रही है, लेकिन व्यंग का सृजन हो रहा है या उत्पादन हो रहा है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि बहुत सारे व्यंगकार जिस प्रकार से दैनिक डायरी लिखी जाती है उसी प्रकार से प्रतिदिन व्यंग भी रच रहे हैं। और मुश्किल ये है कि जो घटनाएं घटती हैं समाचार पत्रों में, जो हेडलाइंस आती है उसको व्यंग की शक्ल में ढालने का प्रयास किया जाता है, उसे बिल्कुल सपाट बयानी कर दी जाती है, उसकी एक पत्रकार की तरह रिपोर्टिंग कर दी जाती है और उसको व्यंग के कॉलम में छाप दिया जाता है। अब मुश्किल ये है कि या तो समाचार पत्रों के संपादकों में दृष्टि का अभाव है, या उनका जो व्यंग का कॉलम है उसमें उन्हें कुछ भी ठूस देने की उनकी जो विवशता है, बाध्यता है, उस कारण ऐसी रचनाएं छप भी जाती हैं और उसका जो रचनाकार है वो आत्ममुग्धता का शिकार भी हो जाता है। लेकिन ऐसी रचनाओं में व्यंग को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कि उसमें कहाँ व्यंग है। वो सीधे एक रिपोर्ट कर दी है, एक जो खबर है वो खबर को सीधे थोड़े से शब्दों का हेरफेर कर खबर को व्यंग के रूप में प्रकाशित कर दिया जाता है और उसमें व्यंग के मूल तत्व नदारत रहते हैं। यदि उस व्यंग में, जैसा कि मैंने कहा कि आम आदमी की पीड़ा मुखरित नहीं होती, यदि उसमें संवेदना नहीं है, उसमें मानवीय सरोकार नहीं है, उसमें संवेदनशीलता नहीं है, उनमें अनुभूतियां नहीं है, तो व्यंग कैसा है? वो एक सिंपल सीधी रिपोर्टिंग है, एक साधारण रिपोर्टिंग है, उसको व्यंग नहीं माना जा सकता, उसके रचनाकार को व्यंगकार नहीं माना जा सकता। पर स्थिति ये है कि व्यवस्था के बिगड़ेल सांड को हर कोई व्यंग की लाठी लेकर हाँकने में लगा हुआ है। अब वो वास्तविक वो क्यों वो साहित्यिक करियर बनाना चाहता है, या इस भीड़ में, ये हमारे लिए बड़ा बेहद मुश्किल है कि इस भीड़ में वास्तविक शेर कौन है और शेर की खाल ओढ़े हुए सियार कौन है, इसकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये स्थितियां हमारे वर्तमान व्यंग में है, क्योंकि हम अगर देखेंगे हम पाएंगे कि
ऐसी अभी हाल ही के वर्षों में जो इतनी रचनाएं आई, ऐसी कौन सी कालजयी रचना हमारे पास आ गई जो अगली पीढ़ी तक याद रखे? ऐसी कितनी रचनाएं आई? अगर परसाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, इनको छोड़ दें हम, अभी हमारी वर्तमान पीढ़ी में जो पिछले 10-20 साल में व्यंग रचे गए, उसमें बहुत ऐसी ऐसी थोड़ी सी रचनाएं होंगी जिन्हें शाश्वत व्यंग कहा जा सकता है, और वो व्यंग अगली पीढ़ी अपने धरोहर के रूप में सहेज सके। ऐसी बहुत कम रचनाएं, गिनी चुनी रचनाएं हमारे सामने आती है। स्थिति तो ये है कि जिस तरह समाचार पत्र अगले दिन पुराना बासी हो जाता है, रद्दी का हिस्सा बन जाता है, उसी तरह उसमें छपे व्यंग भी अगले दिन बिल्कुल बासेपन का शिकार हो जाते हैं और रद्दी का हिस्सा बन जाते हैं। तो मुश्किल ये है कि व्यंग को प्रसिद्धि का शॉर्टकट मान लिया गया है। साहित्य के बॉक्स ऑफिस पर व्यंग का फार्मूला ऐसा है, इसमें यह मान लिया जाता है कि इस फार्मूले के तहत जो फिल्म बनाई जाएगी वो हिट होगी। तो यही मुश्किल हमारे साथ बहुत है कि एक फास्ट ट्रैक है कैरियर, साहित्यिक कैरियर का एक फास्ट ट्रैक है व्यंग, जिसपे हर कोई दौड़ना चाहता है ताकि जल्दी से जल्दी वो प्रसिद्धि की सीढ़ियां, प्रसिद्धि के मीनार पर जाकर बैठ जाए। पर इससे व्यंग का कितना भला हो रहा है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। कितने व्यंग अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे हम इस प्रकार के, इस पे सोचना बहुत जरूरी है। ये निर्विवाद सत्य है कि सत्ता और व्यवस्था के से मुठभेड़ के बगैर व्यंग की सत्ता स्थापित नहीं हो सकती। व्यंगकार सत्ता का चारण नहीं होता, व्यंगकार परिवर्तन का पहरुआ होता है। तो व्यंग दरबारों में नहीं बल्कि अभाव में पल्लवित होता है। तो इस बात को हमें समझना होता कि किसी विचारधारा का अनुसरण करके या सत्ता की प्रशंसा में व्यंग लिख के हम व्यंग का भला नहीं कर रहे, बल्कि इस विधा की जड़ों में हम मठा डालने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी सही है कि जब तक विसंगतियां रहेंगी व्यंग पैदा होता रहेगा, लेकिन हंसी लाने वाले व्यंग के बजाय चेतना को झकझोरने वाले व्यंग का सृजन बेहद ज्यादा जरूरी है। करुणा और मानवीय सरोकारों से जो व्यंग दूर है, ऐसे व्यंग केवल तात्कालिक प्रकाशित हो सकते हैं, तात्कालिक प्रसिद्धि मिल सकती है, पर ये कालजयी नहीं हो सकते, ये शाश्वत व्यंग नहीं हो सकते। तो हमारी दोषपूर्ण व्यवस्था के गर्भ से कालजयी व्यंग खोजना एक समर्पित और प्रतिबद्ध व्यंगकार का धर्म है, और इस धर्म को उसे निभाना चाहिए। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि व्यंग को हम सामाजिक परिवर्तन का हथियार तो मानते हैं, पर आप मुझे बताइए कि अगर दूरदर्शन पे या समाचार पत्र में एक दो कोई स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है, हेडलाइंस आ जाती हैं, तो सरकार हिल जाती है। पर ऐसी कितनी रचनाएं, ऐसे कितने व्यंग रचे गए जिससे सरकारें हिल गई? बहुत बहुत कम उदाहरण शायद आपको आप ढूंढ पाएंगे। तो मेरा ये आपसे गुजारिश रहेगी, मेरा ये मत है कि व्यंग परिवर्तन का औजार तो है, पर उसमें इतना पैनापन होना चाहिए कि वो सत्ता को उसके सामने नतमस्तक होना पड़े, और समझौता करके लिखे गए व्यंग, किसी शिविर में खड़े होकर रचे गए व्यंग या किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर सृजन किया गया जो व्यंग है, वो इस विधा का भला नहीं कर पाएगा। बहुत जरूरी है कि हम व्यंग के फॉर्मेट पे ध्यान दें, बहुत जरूरी है कि हम पुराने रचनाकारों का अध्ययन करें और एक ऐसा सृजन करें जिसमें तात्कालिकता नहीं हो, एक शाश्वत गुण धर्म हो, और एक कालजयी रचना समाज को कोई अगर मिल सकेगी तो आने वाली पीढ़ियों का वो धरोहर के रूप में उनका प्रदर्शन कर सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने विस्तार से जो बातें की उसके लिए, और आपने पीड़ा और संवेदना से संलग्नता की बात की। जो कोशिश है आपकी कि समाज में जो विसंगतियां हैं उनके प्रति क्या व्यंग का और व्यंग्यकार का जो धर्म है उसके ऊपर भी आपने रेखांकित करने की बात की। आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि आज हमारे समाज में चारों तरफ विसंगतियों की भरमार है, और एक तरीके से देखा जाए कि ये जो अनुकूल वातावरण है व्यंग्य और व्यंग्यकार के सृजन की दृष्टि से भी, लेकिन जितना अनुकूल वातावरण है
उतना अनुकूल व्यंग्य लेखन जितना होना चाहिए उस रूप में नहीं हो रहा है। और आपने एक और बेहतर बात की, रिपोर्टिंग और टिप्पणी को भी आपने कहा कि इन सब चीजों को समाचार पत्रों के संपादक की अविवेकी क्षमता के कारण या उनकी अदूरदर्शिता के कारण ऐसे तमाम रिपोर्टिंग और टिप्पणियों को भी व्यंग्य के खांचे में फिट करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें व्यंग्य तत्वों का प्रचुर अभाव है, बहुत अधिक कमी है। और विसंगतियां, पीड़ा, आमजन के प्रति संलग्नता का तो घोर अभाव है ऐसी रचनाओं में। उल्लेखनीय शाश्वत व्यंग्य रचनाओं के अभाव को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया कि जिन रचनाओं को साथ कर हम अगले 5 साल, 10 साल या 2 वर्ष या 1 वर्ष याद कर सकें, जनवरी की रचना को दिसंबर में याद कर सकें, ऐसी रचना, मतलब कितनी कम अवधि की रचना, रचनाओं की जो आयु है वो, या जो कालातीत या कालजयी या कालजीवी रचनाएं जो होती हैं, ऐसी रचनाओं का बहुत अभाव है जो आपने रेखांकित किया। और बहुत बढ़िया आपने एक बात कही कि साहित्य के बॉक्स ऑफिस पर व्यंग्य को सफलता का शॉर्टकट के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये सारी बातें व्यंग्य को और व्यंग्यकार को, आज के दौर के व्यंग्य और व्यंग्यकार को पहचानने के टूल के रूप में आपने जो उद्धृत किया, जो उपकरण के रूप में उद्धृत किया, वो काफी सारवान था। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी श्रोता और सहभागी हैं, साथी हैं, इन सब लोगों को इन संबोधनों से, इन बातों से काफी कुछ अपने आप को समृद्ध करने का अवसर मिलेगा। और आज की जो हमारी चर्चा चल रही है, इस चर्चा के जो वक्ता हैं, हमारे तीसरे साथी आज के श्री रमेश सैनी जी। तो मैं श्री रमेश सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को इस विषय पर केंद्रित करते हुए अपनी बात को विस्तार से रखें। आदरणीय श्री रमेश सैनी जी, स्वागत है। धन्यवाद तिवारी जी, और दीपावली की सबको शुभकामनाएं। मैं आज का जो विमर्श का विषय है, व्यंग्य और व्यंग्यकार को पहचानने के उपकरण, मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो शोध चल रहे हैं, जो विमर्श हो रहे हैं, उसमें व्यंग्य के फॉर्मेट में कभी बातचीत हुई भी नहीं है और संभव भी नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि लोग अलग अलग ढंग से सोच रहे हैं, अलग अपनी अपनी अलग स्थापित कर रहे हैं। मैं आरंभ की बात करता हूँ। जब परसाई जी ने लिखना चालू किया था विभिन्न शहर के अखबारों में, तो परसाई जी उसको कहानी कहते और पाठक कहता था व्यंग्य। परसाई जी ने हमेशा लिखा कि मैंने कहानी लिखी, आरंभ की बात कर रहा हूं मैं, और पाठक कहते नहीं ये व्यंग्य है। उस वक्त व्यंग्य की कोई अलग से पहचान नहीं थी और कोई पहचानने वाला भी नहीं था, कोई आलोचक भी नहीं था उस वक्त, किंतु पाठक पहचान रहा था कि परसाई जी व्यंग्य लिख रहे हैं। और जब परसाई जी और मतलब हम लोग जब बैठते थे, लिखते थे, तो उस वक्त परसाई जी ने लिखा था कि व्यंग्य स्पिरिट है, वेदा को बाद में स्वीकार किया। तो कहने का अर्थ यह है कि हम जब व्यंग्य की बात कर रहे हैं, व्यंग्य का उपकरण की बात कर रहे हैं, तो व्यंग्य के उपकरण अपने आप निर्धारित हो रहा है, प्रकृति निर्धारित करती है, पाठक निर्धारित कर रहा है कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या भाषा होना चाहिए, क्या शैली होना चाहिए, व्यंग्य के उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यंग्य किन पर नहीं लिखा जाना चाहिए, चाहे वो कितनी गलती करता। किंतु आज उस फॉर्मेट की बातचीत नहीं हो रही। उसकी जो परसाई जी लिखते थे या परसाई जी के समकालीन लोग लिखते थे कि मानवीय संवेदनाओं पर, मानवीय सरोकारों पर, पाखंड पर, प्रचार पर, ठकुर स्वाति पर, राजनीति पर और धर्म पर, व्यवसाय पर लिखते थे, वो व्यंग्य आज हमारी नजरों से तिरोहित हो गए, क्योंकि उनमें मानवीय सरोकार था, वो मानवीय सरोकार था। और आज जबकि बहुत बड़ा समय हमारे साथ निकल रहा है और निकल चुका करीब करीब कोरोना का,
जिसमें हम शाश्वत रचना की खोज में लगे हुए थे, या हम चाह रहे थे कि ऐसी रचना आएगी जो मानवीय संवेदना को बिल्कुल नजदीक से ले जाएगी या फिर विचलित कर देगी लोगों को। हजारों लोग मर गए, विश्व में लाखों लोग मर गए, किंतु एक भी रचना ने हमें विचलित नहीं किया, एक भी रचना ने अंदर से आंदोलित नहीं किया, हमारी चेतना को मतलब ध्वस्त नहीं किया। और हम बात करते हैं कोरोना के फायदे की, हम बात करते हैं लज्जो लाइफ हो गई या पति के कितने प्रकार, क्या यह व्यंग है? और अभी जो लिखे जा रहे हैं व्यंग, वो मतलब क्या है? तो हमें जो फॉर्मेट था, फॉर्मेट कहीं किसी ने निर्धारित नहीं किया था। हाँ, कहानी के फॉर्मेट तय थे, कविता के फॉर्मेट तय थे, किंतु कविता ने अपने को तोड़कर मुक्त कविता निकल गई, कहानी ने अपने को तोड़ दिया और तोड़कर कहानी बनी, नई कहानी बनी, समांतर कहानी बनी, अपने फॉर्मेट को तोड़ा है। किंतु व्यंग अभी बिल्कुल पनपा ही है। मतलब उसको हम ये कहा जाए कि परसाई जी ने पहली मंजिल या परसाई जी के समकालीनों ने पहली मंजिल तैयार की थी, उसके बाद हमारी मंजिलें तैयार थी, जबकि कहानी के मंजिलें प्रेमचंद के पहले से भी तैयार थी। और प्रेमचंद के बाद भी लिखे ज्ञान रंजन तक आते लगते कि फ्रेंच के उधर उधर या बी का पेड़ अमरूद, ऐसी कहानी, मतलब उन्होंने अपने फ्रेम को तोड़ा है। कविता ने प्रेम को तोड़ा, निराला से तोड़ा है। किंतु अभी व्यंग को तोड़ने का समय नहीं, व्यंग और टूट रहा है। व्यंग कैसे टूट रहा है कि व्यंग को लोग पहचान ही नहीं रहे हैं, व्यंग की विसंगतियों को लोग पहचान नहीं रहे हैं, विसंगतियों का बयान कर रहे हैं। अखबारों में जो आ रहा है उसको बिल्कुल अपने शब्दों में ढाल कर लिख रहे हैं, और वो बिल्कुल सपट बयानी है, रपट है। और हमारे व्यंगकार मित्र, मैं सबसे बड़ा दोषी व्यंगकार मित्रों को देता हूं, और उसमें मैं हो सकता है मैं भी शामिल हूँ, कभी कभी मैं भी गलती करता हूँ, वो उसकी सराहना करते हैं, एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते, और कहते बहुत अच्छा व्यंग। मतलब यहां पर भी व्यंग को तो पहचानना ही है, किंतु व्यंग्यकार को भी पहचान। क्या व्यंग्यकार ऐसे ही होगा कि किसी गलत बात को स्वीकार कर लेगा, चाहे वो व्यंग्यकार क्यों हो, चाहे वो मेरा मित्र क्यों हो? एक बात व्यंग्यधारा में पिछले हफ्ते जो विमर्श हुआ था रचना पे, हमारे एक मित्र की रचना पे लोगों ने कड़ी आलोचना कि आप शोषितों पर व्यंग लिख सकते हो, शोषित पर नहीं लिख सकते, शोषित वर्ग पर नहीं लिखते, वंचित वर्ग पर नहीं लिखते, और आपने वंचित वर्ग पर लिखा है और उस पर चर्चा हुई है, और हमारे मित्र ने उसको स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, किंतु किसी को स्वीकार नहीं। तो ये एक समझ वाली बात है। यहां से व्यंग्यकार की परिभाषा चालू होती है कि हम अपनी असहमति को दिखा सके, व्यंग्य को फॉर्मेट को हम पता कर सके कि व्यंग्य हमें वंचितों पर नहीं लिखना है, शोषितों पर नहीं लिखना है, जो ठकुर स्वाति कर रहे हैं उनका उजागर करना है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करना है। क्या भ्रष्टाचार करने वाला जो ऑफिस में घूस ले रहा है वो क्या व्यंग्य लिख सकता है क्या? और अगर लिख रहा है तो वो धोखा कर रहा है, और बहुत बड़ा धोखा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के प्रति साफ करना होगा, उस प्रवृत्ति के प्रति साफ करना होगा, और उसमें भ्रष्टाचार को जैसा कि आज व्यवहार हो गया है तो वो व्यवहार बन चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें व्यंग्य को बहुत पहचानना पड़ेगा जो चीज है, और गंभीरता से लेना पड़ेगा कि हम चाहे जो कोई व्यंग्य, क्योंकि आज अखबारों की जो सत्ता है, संपादक है, वो व्यंग्य को बिल्कुल सीमित कर रही है। उसको मालूम है प्रभाव क्या, प्रसाद जी के समय का प्रभाव क्या होता था, शरद जोशी प्रभाव क्या लिखते थे, शिवलाल शुक्ल का क्या प्रभाव हुआ था, उसको मालूम है। तो वो अपना अखबार भी चलाना चाहता है, आपका टूल्स, आपको टूल्स के भांति उपयोग करना चाहता है कि आप लिखें और लोग कहेंगे हाँ क्या बढ़िया व्यंग्य छपा हुआ है, उससे 4 आदमी अखबार पढ़े। किंतु वो ऐसे व्यंग्य छाप रहा है जो व्यंग्य है ही नहीं,
और उसमें दो बात हो सकती है, या उन संपादकों को अकल ही नहीं है व्यंग को पहचानने की, या वो जानबूझ के कर रहे हैं। तो ये जानबूझ वाला जो अपराध है वो बहुत खतरनाक अपराध, और व्यंग जिस पर लिखा जा रहा है उसके बारे में आपको गहराई से होना चाहिए, पता होना चाहिए, उस बजट के बारे में आपकी संवेदना जुड़ी होना चाहिए, आपकी चेतना जागृत होना चाहिए कि वो क्यों ऐसा परेशान है, क्या बात है। परसाई जी ने अकाल उत्सव जब लिखा था तो अकाल उत्सव के साथ ये भी बोला था कि लोकतंत्र का उत्सव होता है, गणतंत्र उत्सव होता है, जो होता है तो अकाल उत्सव भी होना चाहिए, क्योंकि यह एक हमारी दैनिक में आ गया। कितना बड़ा व्यंग्य था सरकार पर। परसाई जी कहीं लिखते हैं डिवाइन ल्यूमेटिक मिशन। आज हम लोग बोलते हैं कि राजनीति पे व्यंग नहीं लिखो या सत्ता के विरोध में मत लिखो। मेरे मित्र, सबसे मेरा आग्रह है कि सत्ता की अच्छाई पे तो कोई बोलेगा ही नहीं। जो सच बोल रहा हो तो उसके लिए कोई ये थोड़ा बोला कि आप सच बोलिए। अगर आप सच बोलेंगे तो कहेगा कि आप मेरे ऊपर शंका कर रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने पे अगर आप बोलोगे तो जरूर आपका प्रतिरोध होगा। तो आपको सत्ता पे के जो अच्छे काम है उसके तो आप चुप हो ही, आप, और जो चुप हो तो आप समर्थन कर रहे हो, किंतु आपके जो गलत हो रहा है, जो समाज के साथ गलत हो रहा है, मानवता के साथ गलत हो रहा है, उसके बारे में तो आपको बोलना पड़ेगा। किंतु आज का व्यंग्यकार बहुत चुप है, लोग समझ रहे हैं किंतु पता नहीं क्यों चुप है। और एक चीज और भी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग, चाहे वो नफा नुकसान की वजह से सोच के लिख रहे हों या सब लोग नफा नुकसान सोच के लिख रहे हों, किंतु यह भी तय है कि फायदा सबको नहीं मिलने वाला है। एक पुरस्कार होता है, 25-50 एंट्री आती है, पुरस्कार तो एक ही को मिलेगा। इतने सामान चाहे कितने भी हों, किंतु चीज तो एक ही रहेगी। तो मेरे उस नफा नुकसान से आप अलग हटिए, आप उन पुरस्कार या सत्ता के जो लाभ हैं उनसे हटक मतलब हट कर लिखिए और बिल्कुल अलग कर दीजिए। मेरा दावा है आप जिस दिन लिखेंगे सत्ता आपके पास आएगी और आपसे बोलेगी, चाहे वो कोई भी सत्ता हो, चाहे संस्था की संस्था हो, चाहे सरकारी संस्था हो। और जो कह रहे हैं कि हम राजनीति में बहुत बड़े खतरे हैं लिखने पर, खतरे पहले भी थे। अगर खतरे नहीं होती तो सत्ता इमरजेंसी नहीं लाती, आपातकाल नहीं लाती। उसमें राजनीति भी बंद हुए थे, लेखक भी बहुत से बंद हुए थे। पहले भी खतरे थे, परसाई जी को नहीं लताड़ा जाता, शरद जोशी को अपना शहर नहीं छोड़ना पड़ता, और रविन्द्रनाथ त्यागी को अवसाद में नहीं जाना पड़ता। ये लोग ने खतरे उठाए हैं और इसीलिए रविन्द्रनाथ त्यागी हैं, श्रीलाल सुख हैं, और परसाई जी शरद जोशी, इनका संघर्ष है। इन्होंने कभी समझौता किया नहीं है, समझौता के लिए इनके पास लोग आए और उन्होंने अनुचित स्वीकार्यता नहीं दी है। तो आपको व्यंग को पहचानना पड़ेगा कि व्यंग का कोई फॉर्मेट नहीं है, किंतु आप जब पढ़ोगे, जैसा मैंने बोला कि लोग परसाई जी कहते थे कहानी है और लोग कहते थे व्यंग है, ऐसे जब आप कोई रचना को पढ़ते हो तो जब आपका दिमाग तिलमिला जाता है, आपका हृदय आंदोलित हो जाता है, और वो रचना आपको रात की नींद खराब कर देती है, तो आप समझ लीजिए वो रचना व्यंग है, अन्यथा वो व्यंग नहीं है। और यह खतरा मेरे ख्याल अब उठाने का समय है। कोई मतलब हम लोग बहुत डरे हुए लोग हैं, व्यंगकार को इतना डरना नहीं चाहिए। मैंने एक अपने इंटरव्यू में ही कहा था कि अगर जो व्यंगकार डर रहा है उसको प्रेम कविता लिखना चाहिए, उसमें कोई खतरा नहीं। कविता में ही व्यंग है। धूमिल कितना भयंकर मतलब खतरनाक ढंग से लिखते थे, पूरा चैलेंज करते थे सरकारी तंत्र को, पूरी केंद्रीय सत्ता को चैलेंज करके लिखा हुआ था कि उसमें खतरा उठाया था उन्होंने। देखो मेरे पास होगी, मैं एक 4 लाइन सुना देता हूँ।
मुनादी कह के कविता थी, खलक खुदा का मुल्क बादशाह का, हुक शहर कोतवाल का, हर खासी आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहे और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर ले, गिरा ले खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजे, क्योंकि एक 72 वर्ष का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकला है। अब देखिए इसका तीखापन भी। सत्ता हिल गई थी। तो भाई आप जब व्यंग्य में उतरे हो, व्यंग्य के मर्म को पहचानना पड़ेगा, व्यंग्य में क्या होना चाहिए यह जानना होगा। हाँ, अभी मेरे पूर्ववर्ती मित्रों ने, राजेंद्र वर्मा जी ने, सुधीर जी ने व्यंग्य के जो बातें बताई, उद्देश्य क्या होना चाहिए, मूलवर्ती होना चाहिए, भाषा होना चाहिए, तो वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि व्यंग्य की भाषा अलग होती है। व्यंग्य का एकेडमिक फॉर्मेट कुछ नहीं है, व्यंग्य का अपना फॉर्मेट है। आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाए कि ये व्यंग्य है या सपाट बयानी है या रपट है या कहानी है। कुछ लोग घालमेल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा घालमेल हो रहा है आजकल। आज के समय तो बहुत ज्यादा घालमेल हो रहा है। जैसे हमारे एक मित्र के रोज व्यंग्य लिखे जा रहे हैं और कह रहे हैं हम व्यंग्य है। अब बड़ा तकलीफ होती है कि लोग कह रहे हैं कि व्यंग्य है, किंतु कहाँ से माने हम, कैसे माने हम, यह सोचने का विषय है। तो व्यंग्य को पहचानने के लिए अब आरंभ में परसाई जी के समय में व्यंग्य के कोई आलोचक नहीं थे, उस वक्त कोई आलोचना नहीं हुई थी। बहुत परसाई जी के बाद, बहुत समय, मतलब काफी दिनों के बाद हमारे बालूनी शेखर तिवारी जी ने आलोचना आरंभ की। और जब उस आलोचना पर जब बात हुई थी तो थोड़ा सा, आज तो लोग नए लोगों के लिए, नए बातों बताने के लिए बहुत सी बातें आलोचक कर रहे हैं। बहुत से संस्था व्यंग्य यात्रा पत्र का शिविर कर रही है, व्यंग्य के विमर्श कर रही है, काफी बड़े विस्तार पे हमारे व्यंग्य धारा समय में विमर्श हो रहा है। और दूसरी वार्षिक संस्थाएं भी विमर्श कर रही हैं, जो समारोह हो रहे हैं उसमें भी विमर्श का एक सत्र होता है। तो अब व्यंग्य के समझने के लिए बहुत सी चीजें हमारे पास उपकरण आ गए हैं, किंतु सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम लोग समझना नहीं चाहते, और समझना नहीं के बजाय ये कि हमारे पास समय नहीं है। हम सिर्फ अपना लिखे को पढ़ना चाहते हैं, दूसरे लिखे को नहीं पढ़ना चाहते, दूसरे को सुनना नहीं चाहते। हमने एक लाइन तय कर ली है कि जो मैंने लिखा फायदा हुआ, अभी लिखा शाम को भेज दिया और सवेरे छप के आ गया। उसकी हम ना खुद अपना संपादन कर रहे हैं और ना संपादक को अवसर दे रहे हैं, और संपादन कर भी नहीं चाह रहा। उसने देखा कि ये नाम बड़ा है, छाप दो। किंतु अभी भी बहुत सी पत्रिकाएं, बहुत से अखबार में अच्छी रचनाएं पढ़ने को मिल रही हैं, वो संपादन कर रही हैं और बात कर रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत बड़ी चिंता की बात है, किंतु चिंता की बात बन सकती है, यह तय है। व्यंग्य का स्वरूप बदल सकता है। जैसा अगर आज लिखा जा रहा है, उस फॉर्मेट को नहीं तोड़ा गया जो आज लिखा जा रहा है, उस पर हमने उंगली नहीं उठाई, तो जरूर जो आने वाली पीढ़ी है वो कहेगा कि हाँ, सत्ता के पक्ष में लिखो जब व्यंग्य होगा। हम एक वंचित का उपहास ओढ़ा है, वो व्यंग्य कहलाएगा। हम किसी बड़े के साथ खड़े देखें तो साथ हम बड़े लेखक कहलाएंगे। यह विचार अलग होना चाहिए और इस पे होना चाहिए। और व्यंग्यकार के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि व्यंग्यकार को या किसी लेखक को जैसा लिखता है, जैसा लिखते हुए दिखता है, वैसे उसको जीवन में भी दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है, लिख कुछ और रहा है और दिख कुछ और रहा है, और क्योंकि आज सोशल मीडिया बहुत अच्छे ढंग से सबको एक्सपोज कर रहा है, पहले यह सुविधा नहीं थी एक्सपोज करने की। तो अब हमको लेखक को सतर्क होना चाहिए कि
पहले सिर्फ हम पढ़ते थे, देखते नहीं थे। चिट्ठी पत्रियों से हमारा संबंध हो जाता था, कभी मेल मुलाकात हो गई वो हो जाती थी, कभी कोई ऐसा चर्चा उठ गई तो जब पता चल जाता था कि इसको जुगाड़ से कहीं पुरस्कार मिल गया या गलत आदमी को पुरस्कार दे दिया गया, ये बात हो जाती थी। किंतु आज दिख रहा है, आज आप छुप नहीं सकते, आपके पास कोई पर्दे ही नहीं है छुपने का। अभी 1-2 दिन से एक समूह में बहुत भयंकर चर्चा हो रही है, तो मतलब कहने का अर्थ है कि आप छुप नहीं सकते, और जब छुप नहीं सकते हो तो लेखक का जो चरित्र है वो पहले से तय था कि जैसा देखो वैसा लिखो। हमको दोनों में अमल लाना पड़ेगा, जब भी हम वह बात तय कर सकते हैं। तो बड़ा खतरनाक है। तो हम लिख कुछ और रहे हैं, दिख कुछ और रहे, तो क्योंकि बात है पाठक के बीच में, समाज के बीच में एक हमारे मापदंड बन गए हैं लेखक के प्रति, एक आदर्श तैयार हो चुका है ऑलरेडी, और उसी आदर्श से पीढ़ी नापती है, उसी आदर्श से आपको सम्मान मिलता है। उस आदर्श से अगर आप अलग हटते हो तो वो सम्मान आपका खत्म नहीं होगा, बाकी पूरी समकालीन पीढ़ी का सम्मान खत्म, तब उस पीढ़ी के उस लेखक जाति का सम्मान खत्म हो जाएगा कि लेखक ऐसे भी होते हैं। तो आपको अपने साथ साथ सबका भी ध्यान रखना है कि लेखक कैसा होना चाहिए। और मतलब आज जो हम समझौतावादी लेखक हुए हैं, व्यंगकार हो गए हैं, उस समझौता को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप कह दें कि भाई आप मेरी 1000 शब्द की रचना है, अगर आप छाप सकते तो छापो, मत छापो। अगर 10 लेखक भी ऐसा कह दें संपादक को, तो वो 300 से 1000 शब्द की जगह देगा आपको, अंत वो बंद कर देगा। क्योंकि बंद करना ठीक है, क्योंकि उसमें व्यंग्य का नुकसान नहीं है, लेखक का नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं एक उस सत्ता का नुकसान है, उस सत्ता को ठोस पहुंचाने वाली बात है, उसको प्यार लगेगा, ये सोचने को मजबूर होगी कि आज का लेखक समर्पणवादी है। किंतु हम छपने के लिए बेकार हैं, बेताब हैं, बहुत ज्यादा बेताब है। मैं आपको, और सब लोग महसूस कर रहे हैं आज की पीढ़ी, तो उस बेताबी को तोड़ना पड़ेगा आपको, उसमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सहनशीलता रखना पड़ेगी, नए को भी और पुराने को। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि नए को देखकर पुरानी पीढ़ी नया का अनुसरण कर रही है, उसको यह लग रहा है पुरानी पीढ़ी को मैं नए के साथ पिछड़ ना जाऊं, तो इसलिए वो भी थोड़ा सा विचलित हो गई है। तो मेरे समवयस्क मित्रों से सलाह है कि आप विचलित ना हो, लेखन तो आपका रहेगा। आप उसको, आपने जो लिखा है अगर उसमें कहीं दम है तो कोई भी सत्ता, कोई भी शक्ति उसको बेदम नहीं कर सकती, उसको आपको ठहराव देना पड़ेगा। और यहीं जाकर आपको एक नया व्यंग्यकार या नया लेखक तैयार कर सकते हैं अपने आप को। आपको कहीं पर समझौता नहीं करना है, सिद्धांतों से समझौता नहीं करना है, स्थितियों से समझौता नहीं करना है, और आप जो मन में महसूस कर रहे हैं, जो दर्द महसूस कर रहे हैं, उस दर्द को बयां करना है। और बयां के लिए शैली हो सकती है, पढ़ सकते हैं आप, पुराने को पढ़ सकते हैं, नए को पढ़ सकते हैं, अपनी एक नई शैली विकसित कर सकते हैं, नया फॉर्मेट तय कर सकते हैं, नए मिथ तैयार कर सकते हैं, नए बिंदु प्रतीक तैयार कर सकते हैं, बहुत कुछ है। और एक बात और बता दूं, जैसा कि लोगों के प्रति आम धारणा है कि व्यंग या व्यंगकार समाज सुधारने का टूल, मैं इसको नहीं मानता। व्यंग और व्यंगकार बिल्कुल समाज सुधारने का उपदेशक का रूप रोल नहीं निभाता है, वह आपको सिर्फ सचेत करता है कि आप गंदे नाले के पास पहुंच गए हैं, आप चाहो उसको कूद कर पार करो या पुल बना के पार करो, किंतु आपको ये नहीं कहे, व्यंगकार ये नहीं बनाएगा पुल बना के दे देगा, आपको पुल नहीं बनाएगा, आपको सिर्फ बताएगा कि ये गंदा नाला है। तो आपको यह तय तय करना पड़ेगा, ये चीज है। और जो एक धारणा बन गई है कि आप विसंगति बता रहे हो,
या विडम्बना बता रहे हो तो आप उसके उपाय भी बताइए। नहीं, उपाय, सुधार, यह काम समाज सेवकों का, समाज शास्त्रियों का है और राजनीतिकों का है। राजनीतिक क्योंकि राजनीतिक सत्ता चलाते, समाज के हित की बात करते हैं, भाई उनका काम है आपको जो कमी है उस कमी को, सत्ता को, समाज शास्त्रियों को बताना है और वो अपने टूल्स उपयोग करेंगे कि हम कैसे इस चीज को सुधारें, जब जाके कोई बात बन सकती है। अन्यथा हम समाज सुधारक बन जाएंगे और जब समाज सुधारक की भूमिका में आ जाएंगे तो हम अपना मूल कार्य वो भूल जाएंगे। मूल भावना है अंदर की, वो हमसे कहीं कहीं तिरोहित हो जाएगी। तो यह बात है, आपको याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल आप क्योंकि अच्छा हाँ, एक बात और भी है, मन में एकदम से याद आई कि जब हम समाज सुधार की बात करने लगेंगे तो हम अपने आप को बड़ा समझने लगेंगे, हम अपने आप को महान समझने लगेंगे कि मुझसे महान, क्योंकि मैंने एक तरीका बताया। तो यह भूल लेखक को, व्यंगकारों को बहुत खतरनाक सिद्ध होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि व्यंगकार या व्यंग समाज को रास्ता बताने का, उसकी विसंगतियों को, उसकी कमियों को, बुराइयों को सिर्फ बता सकता है। बाकी टूल्स पुल बनाने के लिए इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, पैसा देने के लिए सरकार की जरूरत पड़ेगी, वो अपना काम करेंगे, हमको अपना काम करना है। तो व्यंगकार को, मतलब मेरा जो कहना है कि व्यंगकार को पहचानने के लिए पहले आपको अपना पहचानना पड़ेगा, समाज की विसंगतियों को पहचान कर हम कैसे उसका उपयोग कर सक रहे हैं ये पता करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हम अपने लिए और समाज के लिए कितने ईमानदार हैं यह दिखना भी चाहिए और दिखाना भी चाहिए। अगर जब आप पहचान करोगे तो सही में व्यंगकार के हकदार होगे, अन्यथा आप कहीं ना कहीं दूसरी भाषा में, अब वो शब्द का उपयोग मैं नहीं कर रहा हूँ, कि आप ठकुर साहती करते दिखोगे, कहीं चमचागिरी कहते दिखोगे, है, किंतु लेखक तो नहीं दिखोगे। आज व्हाट्सएप में किसी रचना पे ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि एक व्यंगकार दूसरे व्यंगकार की बात कर रहा है और वो व्यंगकार नहीं दिख रहा, वो चमचा दिख रहा है उसका, क्योंकि बड़े व्यंगकार की, बड़े लेखक की चर्चा रचना में बात कर रहा है, वो उसकी गलतियों को भी माफ करता चल रहा है। जी तो अब यह सब बात है को ध्यान रखकर मैं तिवारी जी अब 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ। ये चीज तो इस बात को समझते हुए हमें अपने व्यंग्यकार को पहचानना है, हम क्या लिख रहे हैं, किस विसंगतियों पे लिख रहे हैं, उस विसंगतियों के कोण को, बिंदु को ध्यान में रखकर अपना सृजन करना है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी। अपना माइक ऑफ कर दीजिए सैनी जी, वही को। हाँ ठीक है। तो बहुत विस्तार से आपने चीजों को रखा और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मैं देख रहा था इसमें कुछ प्रश्न भी हमारे साथियों ने रखा है। संजय पुरोहित जी ने और कुमार सुरेश जी ने एक प्रश्न रखा है कि सत्ता के पक्ष में लिखे गए किसी व्यंग्य का उदाहरण देना चाहिए जिससे इस तथ्य की पुष्टि भी हो। यही प्रश्न पहले सुधीर जी से कुमार सुरेश जी ने पूछा था, संजय पुरोहित जी ने भी जानना चाहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो अगले साथी होंगे वो इसको अगर कवर कर लेंगे, अपने राय रखते हुए इन मुद्दों को भी फोकस करेंगे। और अलका जी ने जो एक बात लिखी थी कि जो भी लिखा जाता है व्यंगकार बंधु, हाँ कुमार सुरेश जी ने ही लिखा था कि व्यंगकार बंधु छप जाने को ही अच्छे व्यंग का चिन्ह मान लेते हैं, इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाए सैनी सर। और अलका जी ने कहा कि प्रश्न यह है कि अपने समय की विसंगति व्यंग्यकार को परेशान करती है, उसे लिखता है, पर ये कैसे निश्चित हो आगे भी उतनी ही सामयिक हो। ये भी एक जिज्ञासा अलका जी ने रखी है। और जो कुमार सुरेश जी और संजय पुरोहित जी ने जो सवाल रखा उसको भी मैंने रखा आप लोगों के सामने।
कि सत्ता के पक्ष में लिखे गए कुछ व्यंग के कुछ उदाहरण देने की कृपा करें, ताकि हमारी समझ बढ़े, हम ऐसे व्यंग से बच सकें। अगले साथी के रूप में मैं अनूप शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात संक्षेप में रखें, और मैंने बार बार निवेदन किया है, अगर कोई साथी अपनी बात रखना चाहें तो अपना नाम लिखें और फिर हम उसको आगे उनको शामिल करेंगे। अनूप शुक्ल जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात रखें। सभी को नमस्ते। हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हमें जहाँ तक याद है कि हमारी बातचीत का विषय था कि व्यंग्यकार को कैसे पहचाना जाए और किसको व्यंग्य कहा जाए, ये मूल बात थी हमारे ख्याल से। तिवारी जी, हम ठीक समझ रहे हैं इस बात को? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो हमें उसी समय मुझे लगा था कि हम लोगों को इस पे जोर देना चाहिए, जो अपने आधार कार्ड होते हैं उस व्यंग्यकार के लिए अलग कैटेगरी होनी चाहिए और उसमें जो है 10-12 से एंट्री करा दिए जाए और वो जो है व्यंग्यकार के रूप में जो है वो शामिल कर लिया जाए और व्यंग्यकार पहचान लिया जाए। अभी रमेश सैनी जी, इसके पहले बहुत साथियों ने अच्छी बातें कही, वर्मा जी ने शुरू करके और चौधरी जी ने भी बताया। तो अब ये एक्चुअली क्या है कि सही बात ये है कि हमने बहुत व्यंग पढ़ा है और मुझे इस बारे में मैं कह नहीं सकता कि कैसे कैसे पहचान हो। कई बार जो आलोचक हैं वो तो पकड़ लेते हैं भाई ये यहाँ पे व्यंग है, यहाँ आलोचना है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ शोषक के साथ में खड़ा है, यहाँ शोषित के साथ में खड़ा है। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल जैसे मैं परसाई जी की शुरुआती रचनाएं पढ़ रहा था 1948 की, 50 की, 49 की। जैसा रमेश सैनी ने बताया कि उनका शुरू में वो कहानियां लिखते थे, तो कहानियों में उनका जो लेखन का जो तेवर था वो गरीब के एकदम साफ पक्ष में था, मतलब गरीब और वंचित और उसके पक्ष में था, और अमीर के धिक्कार में था। और कहानियां थी, सीधी सादी कहानियां थी। और बाद में उन्होंने जो लेख लिखे, राजनीतिक व्यंग्य भी लिखे और बाकी चीजें लिखी। तो वो ये है। और अभी चौधरी ने बताया कि व्यंग्य ऐसा होना चाहिए सत्ता हिला दे, समाज हिला दे, ऐसा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि व्यंग्य में इतनी ताकत किसी के व्यंग्य में होती है। कोई एक रचना किसी सत्ता को या समाज को हिला दे। समाज अगर वैसा बना होगा तो जरा सी बात से जो है हिल जाएगा। जैसे कानपुर का एक कार्टूनिस्ट था, उसने एक कार्टून बनाया था, वो मिश्रा क्या नाम था उसका, और वो जेल चला गया। जेल चले जाने के बाद वो हीरो बन गया। हीरो बनने के बाद फिर जो है छूट के आया और वो अभिव्यक्ति की आजादी की बात हुई, और अभी वो जीरो हो गया। जीरो हो गया मतलब मतलब वो अभी इसको मैं नाम भी नहीं याद आ रहा, इस तरह की बातें हैं। तो व्यंग्य जो मेन, जैसा मुझे लगता है कि व्यंग्यकार कौन है और पहचाना कैसे जाता है, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जहाँ विसंगतियां हैं, जहाँ पे दोहरापन है, दो मुहापन है, और वो मोटे मोटे तौर पे अगर किसी रचना में है और किसी कहीं पे है, वो अगर कहीं है तो वो व्यंग है। और ऐसी बातें जो निरंतर जो लिखता है वो मेरे ख्याल से व्यंग्यकार है। जैसे परसाई, और वो व्यंग भी दो तरह के होते हैं। जैसे कि परसाई जी ने भी एक अपने व्यंग की भूमिका में लिखा है कि एक जो व्यंग क्या होता है, जो गैर अनुपात को सामने लाता है। तो एक गैर अनुपात तो ये हो गया कि आदमी की जो है सर 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 मतलब मुंह का अनुपात है, उसकी नाक बेडौल है, आंखें बड़ी हैं, कंजी हैं, उस पे कोई हंसे तो बोले ये व्यंग नहीं होगा, ये व्यंग नहीं होगा, ये अधिक से अधिक थोड़ा मतलब संक्षिप्त हास्य हो सकता है, व्यंग नहीं होगा। व्यंग क्या होगा कि किसी ने वन महोत्सव के उद्घाटन के लिए जमीन साफ करा दी, जंगल साफ करा दिए, और इसके बाद जो है उसके लिए जो पौधा लगा करके जंगल महोत्सव के लिए उन्होंने फूल माला मतलब बहुत ये पौधा लगा करके जंगल का आयोजन किया है, जंगल जंगल लगाने के लिए आयोजन किया, आह्वान किया है। तो ये उन्होंने बताया कि ये व्यंग्य है, ये विद्रूप है कि पहले जंगल काटे जाए और इसके बाद जो है उसके लिए पौधे का आरोपण किया जाए। ये व्यंग्य की उन्होंने पहचान बताई। ये मेराज फैजाबादी हमारे एक शेर करते थे कि पहले पागल भीड़ में शोला बयानी बेचना,
और फिर जलते हुए शहरों में पानी बेचना। ये एक शासन की जो है विद्रूपता है। पहले ऐसी स्थितियां दंगे की पैदा की जाए और फिर दंगा रोकने की कोशिश की जाए। तो मोटे मोटे तौर पे मुझे यही समझ में आता है कि व्यंग जहाँ पे विसंगतियां हैं और बड़े वर्ग को प्रभावित करती हैं, समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करती है विसंगतियां, वो मुझे लगता है व्यंग है। और जो लगातार उनको उद्घाटित करता है, उनको लिखता है, वो मुझे लगता है कि सही मायने में व्यंगकार है। लिखने को तो हम लोग जैसे बताया कि बहुत सारी बातें लिखते हैं, तो हर तीसरा व्यंगकार लिखता है, फेसबुक के एडमिन पे लिखता है, लाइक डिसलाइक पे लिखता है, महिलाओं को ज्यादा कमेंट मिलते हैं इस पे लिखता है। और इसी तरह की, जैसे रमेश सैनी ने कहा कि शोषित और वंचित वर्ग को जो है खास छूट दी जानी चाहिए, उसके ऊपर वर्ग वर्ग के रूप में उस पर न्याय नहीं किया जाना चाहिए। ये भी एक मतलब बड़ा मेन बात है कि बड़े एक जो बड़ा वर्ग, समाज का बड़ा वर्ग है, दलित है, शोषित शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसके समर्थन में जो खड़ी हुई रचना है, यह ऐसी रचना जिस ऐसा व्यंग, ऐसा विद्रूप, ऐसी विसंगति जिससे कि बड़े वर्ग को नुकसान हो रहा है, छोटे वर्ग को फायदा हो रहा है, ये जो है जो विसंगति ऐसी लिखी जाती है, वो जो है व्यंग है। और जय नहीं बोल रहे, अभी दलित व्यंग आना बाकी है। दलित व्यंग की बात नहीं, उसको दलित व्यंग का फार्मूला हो जाएगा और दलित व्यंग आने वाली बात नहीं है। जहाँ भी विद्रूपताएं हैं, जो व्यंग है, मतलब विसंगतियां हैं, वो जहाँ पे आती हैं, वो जो है विसंगतियां हैं। जैसे अब ये देखिए, ये जो अभी कारपोरेट हुआ है, या अभी देखिए नौकरियां खत्म हो रही हैं। अब नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो एक ही काम को करने वाला एक आदमी केवल आने जाने के 30,000 रुपए, 40,000 रुपए पाता है, और उसी काम को करने के लिए खटते हुए आदमी जो है कि जो ठेके पर रखा जाता है, वो जो है 10,000 उसको पाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद दूसरा व्यंग क्या है, अब आप मानिए कि न्यूनतम वेतन कानून बना हुआ है कर्मचारियों के लिए, उनको न्यूनतम न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, 400-500 रुपए मिलना चाहिए। लेकिन और इसकी जो है, इसकी पुष्टि के लिए, इसकी रोक के लिए ये तरीका हो गया कि खाते में पेमेंट होना चाहिए। लेकिन उसकी सच्चाई उसकी दूसरी ये है कि जो ठेकेदार प्राइवेट लेबर रखे जाते हैं, उनके अकाउंट में पूरा पेमेंट जाता है, लेकिन उनको मिलता तभी है, उसका एटीएम जो है ठेकेदार के हाथ में होता है, ठेकेदार के कब्जे में होता है। मैं सरकारी अधिकारी हूँ, मैं देखता हूँ, रोज हमारे पास लोग आते हैं, ये बात वो नहीं बताते हैं, ये उन्होंने सहज रूप से, इस अन्याय को उन्होंने सहजता से ले लिया है। वो इस बात के लिए आते हैं कि साहब हमको जो है ठेके में रखा था, हमको निकाल दिया, और अगला ठेकेदार जो रखने के लिए हमसे 5,000 रुपए मांग रहा है। ठेके पे रखना उसका हक है, लेकिन वो रख रहा है और हम जान रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी व्यवस्था है। अब इसके लिए हम कहाँ आवाज उठाएं, क्या उठाएं, हमें समझ में नहीं आता है। अब ये इतना बड़ा व्यंग है, इतना बड़ी विद्रूपता है। सरकार जानती है कि इस तरह की, सरकार जानती है, नियम कानून वाले लोग जानते हैं, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि उनका भी ब्लैक मनी लगी है या कुछ पैसा लगा हुआ है। इसको पहचानना मेरे लिए आसान काम नहीं है। लेकिन इस तरह की व्यंग और विद्रूपताएं हमारे सामने रोज होती हैं, लेकिन हम लोग जो है उसको अनदेखा करते हैं, क्योंकि हमें वो टूल नहीं पता है, हमें तरीके नहीं पता है हम कैसे उसको लिखें। तो व्यंग मूलतः मेरी समझ में यही है कि अपने आसपास और बड़े वर्ग को लेकर के जो अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, दोहरापन है, विसंगतियां हैं, उनको जो रचना बहुत अच्छी तरीके से लिखती है, रखती है सामने, वो मुझे लगता है व्यंग है। और जो लगातार इन चीजों को, इस तरह से चीजों को लिखता रहता है, वो मुझे लगता है सही मायने में व्यंगकार है। ये मेरी धारणा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप शुक्ल जी। और जी, मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत से साथियों ने भी लिखा है। सुधीर चौधरी सर ने लिखा, हमारे कई साथी सरकारी नौकरियों में हैं, उनके लिए सत्ता के विरुद्ध खुलकर लिखना मुश्किल होता है। मेरा इसी मैं बात इसमें मैं एक मिनट फिर कहना चाहूंगा
जी एक मिनट में कहना चाहूंगा, एक्चुअली चौधरी जी की जो पीड़ा है वो जायज है, वही मेरी पीड़ा होगी या कई अन्यों की पीड़ा होगी। लेकिन ये देखिए, एक नंदन जी की कविता है कि मैं कोई तो बात कह लूं कभी करीने से, खुदारा मेरे मुकद्दर में वो हुनर कर दे। जो व्यंग है, सरकार तो समाज का एक बहुत छोटा अंग होता है, समाज बहुत बड़ा होता है। सरकारी नीतियां, ये सरकारी चीजें जो है वो आप उनको, जिसका मतलब है कि हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग कुंजी लेकर के बहुत सीधे सीधे अटैक करना चाहते हैं और अपना काम खत्म कर देना चाहते हैं। समाज के ऊपर, समाज को लेकर के, समाज में अनेक स्थितियां हैं, अनेक चीजें हैं, अनेक बातें हैं, उनको लेकर के भी लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन वो है कि वो ज्यादा बड़े हुनर की मांग करता है, ज्यादा बड़े पेशेंस की मांग करता है, ज्यादा बड़ी कलाकारी की मांग करता है। अभी जो मुश्ताक यूसुफी साहब थे पाकिस्तान में, जिनकी डेथ हो गई, उन्होंने वो सरकारी और वो जो है उसके बैंक के भारत पाकिस्तान के इंपीरियल बैंक के चेयरमैन थे। उन्होंने बहुत व्यंग लिखे हैं और सब पाकिस्तानी समाज के खिलाफ जो वहां पे स्थितियां उस पर लिखे हैं। राग दरबारी एक और उदाहरण है। राग दरबारी सन 65-66 में लिखा गया उपन्यास है। उसमें सरकारी तमाम नीतियों की बुराई है, धज्जियां उठाई गई की है और सरकार से अनुमति लेके लिखा गया है, और वो आजकल सबसे चर्चित उपन्यास है। तो ये बात है कि हम लोग, कितनी बड़ी कलाकारी हमारे अंदर है, कितना बड़ा हुनर है हमारे अंदर, और कितनी अच्छी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारी भी इसमें हमारा भी इम्तहान है, ये भी मुझे लगता है। ये बहाना है, मैं मानता हूँ मेरे पास ही बहाना है, लेकिन दूसरी बात मुझे ये भी लगता है कि हमारे अंदर उन चीजों को लिखने का हुनर कितना है, कशिश कितनी है, और लिखने वाली बात कितनी है। तमाम चुटकुले इस तरह के हैं, जैसे वो एक जिन्ना का जो वो पाकिस्तान के जो थे जियाउल हक वाला चुटकुला था ना, कि जो है वो बोलते हैं कि थूक जो है इधर लगाया जाता है, उधर लगाया जाता है। तो फिर उन्होंने बोलता कि मुझे पता नहीं क्या जो है जिन्ना का मतलब ये जिन्ना को थूका उस पे लगाया जाना है। तमाम चीजें हैं। बहरहाल मेरा जो विचार था वो यही था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। और जैसा मैं देख रहा हूँ कि अभी किसी नए साथी ने अपना नाम का सुझाव नहीं दिया है, फिर भी अगर कोई करना चाहे तो अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, संक्षेप में अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी अगर कहना चाहे तो। अगर कोई माइक नहीं ऑन कर रहा है तो मैं अपनी बात रख के और फिर आगे इसको बढ़ाता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद अगर जो प्रश्न आए जिसने भी, उसके मूल में कुछ चीजें थी। और व्यंग्य को कैसे पहचाने और व्यंगकार को कैसे पहचाने, इस प्रश्न पर विचार करते हुए मैं संक्षेप में जो समझ में आता है मुझे कि बहुत सी बातें यहाँ हमारे पूर्ववर्ती साथियों ने की। और व्यंग्य को पहचानने का सबसे बड़ा उपकरण जो मुझे लगता है वो ये है कि व्यंग्य को हम इस रूप में देखें कि जो व्यंग्य है वो सवाल किससे करता है। व्यंग्य तो सवाल करेगा ही करेगा। वो हनुमान चालीसा की तरह नहीं लिखा जाएगा कि को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। इस तरीके से अगर इस राग में आलापा जाएगा तो व्यंग्य तो नहीं ही लिखा जाएगा। अगर व्यंग्य लिखा जा रहा है तो उसमें कुछ सवाल होंगे, कुछ मुद्दे होंगे, और वो मुद्दा किसी को खुश नहीं करेगा, किसी को बेचैन करेगा। बेचैन क्यों करेगा? क्योंकि वो खुद बेचैनी से जन्मा है। व्यंग्य का की उत्पत्ति उस प्रसव पीड़ा की उत्पत्ति की तरह है, जिसको आप न रोक सकते हो और ना अनमने ढंग से निकाल सकते हो। उसको एक रूप में और बहुत ही पीड़ा को झेलते हुए आपको निकालना होगा। अगर आपको ना समझ में आए कि व्यंग क्या है तो अकाल उत्सव जरूर पढ़िएगा। एक विद्यार्थी के रूप में मैं बार बार पढ़ता हूँ, और मैं बार बार गर्दिश के दिन भी पढ़ता हूँ, बार बार सदाचार का ताबीज भी पढ़ता हूँ। अकाल उत्सव जब पढ़ता हूँ और जब सवाल आता है, हर साल शरद, हर वर्ष हर साल शरद, हर साल बसंत, हर साल अकाल, ये सवाल किसका है? ये सवाल किससे है? ये सवाल किसकी तरफ से है? अगर आपको ये समझ में दिक्कत होती है तो छोड़ दीजिए आप व्यंग लिखना। बहुत साफ साफ कहने सुनने और समझने की जरूरत है। इधर उधर घुमा फिरा के अगर बात करेगा आदमी तो न तो वो व्यंग को समझेगा, ना वो व्यंगकार के टेम्परामेंट को समझेगा। व्यंग में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो है टेम्परामेंट। अगर आपके पास टेम्परामेंट नहीं है तो जैसा सैनी जी ने कहा कि फिर आप प्रेम कविता लिखिए। टेम्परामेंट को समझिए। व्यंग में वो आग होनी चाहिए, आग।
अगर वो आज नहीं है तो आप भजन लिखिए, कीर्तन करिए, कहानी लिखिए, कविता लिखिए, चुटकुले सुनाइए, हास्य पर चले जाइए, लेकिन व्यंग्य में वो आग होनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अगर आग नहीं जलती तो हम हनुमान चालीसा बांट रहे हैं साहब। आप देखिए वो आग कैसे तड़प निकलती है। बालक परसाई, बालक बचपन का परसाई देखा कि मेरी माँ बीमार है, और उसने ये भी देखा कि मेरे पिता उसकी चिकित्सा कराने में असमर्थ है, उसका इलाज कराने में असमर्थ है, तो क्या करते हैं। और वो ये देखता है परसाई, बालक परसाई, कि मेरे पिता मेरी बीमार माँ का इलाज कराने में असमर्थ हैं, और इलाज कहाँ ढूंढ रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे भजन गा रहे हैं। इस पीड़ा को समझिए, इस विसंगति को समझिए। अगर आपको इस विसंगति नहीं समझ में आती तो माफ कीजिएगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको व्यंग के क्षेत्र में रहना है या किसी और क्षेत्र के लिए आप बने हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये समझने की जरूरत है कि कौन सी मनोदशा है। बालक परसाई देखता है कि उसकी माँ बीमार है, पूरे इलाके में प्लेग फैली है, माँ बीमार है, इलाज करा नहीं सकते, और पिता अपने बच्चों को लेकर और ओम जय जगदीश हरे गा रहे हैं, और गाते गाते रो रहे हैं। ये जो रो रहे हैं, इसके पीछे की संतरास को देखिए, उस यंत्रणा को देखिए, उस पीड़ा को देखिए। वो पीड़ा अगर दिख जाएगी, वो पीड़ा किसी और विधा में व्यक्त नहीं हो पाएगी। याद रखिएगा, इस पीड़ा को आप किसी और विधा में इतने कारगर ढंग से नहीं व्यक्त कर पाएंगे। परसाई जैसा जो अपने लेखन के दम पे व्यंग के हिमालय की चोटी पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो बालक परसाई जब गर्दिश के दिन लिख रहा था, तब भी वो अपनी इस पीड़ा को भूल नहीं पाया था। इस दृष्टि को समझने की जरूरत है। और जब तक दृष्टि के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि अध्ययन, और अध्ययन का मतलब किताबी अध्ययन नहीं, समाज का अध्ययन, ऑब्जर्वेशन। समाज में बहुत चीजें घटित होती हैं, जैसा लोगों ने कहा कि सत्ता के पक्ष में है या व्यवस्था के पक्ष में है या खिलाफ में, उसका उदाहरण दीजिए। इसको इसी तरीके से देखिए कि आप पूरे दिन भर के एक दिन का रोजनामचा देखिए कि आप किन किन चीजों को सोचते हैं, किन किन चीजों को देखते हैं, और जिन जिन चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उसमें आम जन कहाँ है, पीड़ित जन कहाँ है, शोषित जन कहाँ है, वह असंगठित क्षेत्र का मजदूर कहाँ है, जिसको अन्नदाता कह के ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वो अन्नदाता कहाँ है। अगर आपको ये देख के समझ में आए तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्यंग का मिजाज कुछ इस तरीके का है, जिसको मैंने टेम्परामेंट की बात की। जब आप टेम्परामेंट प्राण तत्व है, आपको तो पलट के ताकतवर की तरफ देखना ही पड़ेगा। वो पलटने के साहस हो, यही साहस की बात बार बार हो रही है। अगर वो साहस नहीं है तो फिर वो इसलिए कह रहे हैं सैनी जी की प्रेम कविता की ओर जाना पड़ेगा या दूसरे रास्ते पे जाना पड़ेगा। हो सकता है हम कुछ और कहानी, तिरेसवीं कहानी थी, लेकिन खत्री ने लिखी, जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। किसी के व्यंग को पढ़ने के लिए किसी ने हिंदी नहीं सीखी। उर्दू के रचनाकार थे कृष्णचंद्र, और क्या लिखा, जामुन का पेड़ व्यंग है, पूरा व्यंग है। पेड़ गिर गया सड़क के ऊपर और फाइल पर फाइल चल रही है, पेड़ नहीं हट रहा साहब। ये विसंगति है, ये परेशान कर रही है, ये विसंगति परेशान कर रही है। और जब परेशानी होगी तो इसलिए मैंने कहा कि जो प्रसव की पीड़ा है, आप उसको रोक नहीं पाओगे। आज आपको सोचना होगा कि आपको कितनी घटनाएं परेशान करती हैं, बेचैन करती हैं। आपकी रचना, आपकी लेखनी आपकी बेचैनी के कारण सक्रिय होती है या शौकिया सक्रिय होती है। व्यंग नित्य कर्म नहीं है। अगर आप समझते हैं कि व्यंग नित्य कर्म है तो व्यंग नित्य कर्म नहीं है साहब। व्यंग तो पीड़ा से ही जन्म देंगे, और उस पीड़ा का सामना कलम के दम पे आपको करना है। और इसीलिए टेम्परामेंट, पीड़ा की आंखों में आंखें डालकर देखना है, और ट्रीटमेंट, कैसे उस पीड़ा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये अभिव्यंजना का कौशल है, जिसकी ओर राजेंद्र वर्मा जी ने कहा कि व्यंजना कौशल होना जरूरी है, व्यंजना शिल्प होना जरूरी है। हमें अपनी बात रखनी है, अपनी पक्षधरता भी बहुत साफ साफ रखनी है, लेकिन वो अभिव्यक्ति का कौशल बहुत जरूरी है। और लोग जब व्यंग का वजूद नहीं था, तब भी रचनाओं में वजूद था व्यंग का। आप अनुक्ति परक, हाँ वो ठीक है, सरकारें हटाएंगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर सरकारों को उससे परेशानी होगी तभी तो हटाएंगी। आप हनुमान चालीसा लिखिए, कभी नहीं हटेगा सिलेबस से। अलका जी आप क्या बात कर रही हैं, हनुमान चालीसा कभी कोई सरकार नहीं हटाएगी।
इसलिए कि वो कभी भी वो आपको संबल तो देगा, सत्ता से सवाल नहीं करेगा। जो मैं कहूं तो ठकुर सुहाती, ना तो मौन रहो दिन राती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो सत्ता से सवाल, आप क्या कृष्णचंद्र ने सिलेबस में लगने के लिए नहीं लिखा था व्यंग रचना, इसको भी आप समझिए। अगर आप सिलेबस में लिखने के लिए लिखती है रचना तो माफ कीजिएगा, व्यंग फिर आपकी जगह नहीं है। ये बहुत साफ साफ समझने की जरूरत है कि हमारी संलग्नता कहाँ है, हमारा सरोकार किससे है। और इसीलिए बार बार व्यंग में सरोकार की बात होती है, बार बार सरोकार की बात होती है। हमारा लेखन कहाँ खड़ा होता है, किसकी तरफ खड़ा होता है, सवाल किससे पूछता है, ये बहुत सी चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत है। और इन सवालों के जवाब अगर हम समझ लेंगे तो व्यंग के उपकरण समझ में आएंगे। अखबार में छपी हुई हर चीज व्यंग नहीं होती, क्योंकि समाज में संपादक भी हमारे ही समाज के बीच का व्यक्ति है। और आज का सच किसी से छुपा नहीं है, कोई शब्द नहीं पढ़ता। कंपोज मैटर आता है, 300 शब्द आया, उठा के चेप दिया गया। अगर आपका कॉमा फुल स्टॉप गलत है तो वो उसी तरह छप जाता है। बहुत उंगली पे गिने हुए संपादक होंगे जो बहुत बारीकी से देखते होंगे। इसलिए अखबार को श्रेष्ठ व्यंग का प्रतिमान न समझें सुरेश जी। व्यंग तो वही है, व्यंग की खेती तो आम जन के बीच में होगी। दरबार में कोई व्यंग, इसलिए दरबार में नवरत्न हुए, एक भी व्यंगकार नहीं हुआ उसमें। तो दरबार में तो व्यंगकार जन्म ही नहीं लेगा, जन्म तो लेगा व्यंगकार जमीन पर। और जमीन भी कौन सी होगी, वो कमजोर जनमानस की जमीन होगी। और इसलिए अगर आप लोग इसको अच्छे से समझें, जैसे बीच में राही जी ने कहा ना दलित व्यंग, मैं कहता हूं दलित और स्त्री इस समाज का सबसे प्रताड़ित वर्ग है, उसको सबसे ज्यादा मुखर रूप से व्यंग लिखना चाहिए, सबसे ज्यादा मुखर रूप से व्यंग लिखने की जरूरत है। क्योंकि जिसने पीड़ा को जिया है वो बहुत बेहतर तरीके से अगर कलम उठा ले तो फिर समझिए कि वो अखबार, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो दुख ये नहीं, जामुन का पेड़ जैसी रचना दृष्टि है, हमको ये ढूंढना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जामुन का पेड़ उस दौर में भी दूसरी रचना नहीं लिखी गई अलका जी? आज भी इसी तरीके से उंगली पे अच्छी चीजों की कवायद ये है, अच्छी चीजों के मूल्यांकन का विषय ये है कि वो हमेशा हर दौर में कम होती है और इसीलिए वो अच्छी होती है। कचरा तो हमेशा ज्यादा ही होगा। और इसलिए गुणात्मकता और परिमाणात्मकता, ये दो शब्द इसीलिए आए हैं। तो गुणवत्ता बहुत जरूरी है। और गुणवत्ता का पैमाना क्या है कि उससे आम जन को क्या फायदा होगा। हमारा व्यंग किससे सवाल करता है, किसकी तरफ खड़ा होता है, हमको हंसाता है, रुलाता है, बेचैन करता है। जैसे गर्दिश के दिन की बात मैंने की, जैसे अकाल उत्सव की बात मैंने की। इस देश को चाहिए जादूगर और साधु, इस देश को चाहिए जादूगर और साधु। ये हमारे परसाई की रचना है। घाट पर खेलते अल्सेशियन, अल्सेशियन कहाँ पाए जाते हैं, हम में और आप में से किसी से छुपा नहीं है। अल्सेशियन को केंद्र में रख के लिखी जा रही है रचना। रेल यात्रा में कौन प्रताड़ित होता है, कौन परेशान होता है, आपको ये देखने की जरूरत है। आपको अच्छी चीजों को आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी बात। और इन सब चीजों को, सदाचार का ताबीज, हमारे सदाचार का ताबीज को देखिए आप। इस देश का जनमानस कितना कमजोर है, अपने कर्म पर भरोसा ताबीज बांधा है। और ताबीज में क्या, इस ताबीज को बांधने के बाद रिश्वत नहीं लेना होगा, वो नहीं लेता, 29 तारीख तक नहीं लेता, 30 तारीख नहीं लेता। और सैलरी इतनी कम है, 31 तारीख आते आते सैलरी खत्म हो जाती है तो अंदर से आवाज आती है, अरे ले 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 ले, आज तो 31 तारीख है, और वो ले लेता है। इस विसंगति को समझिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और ये लिखते हुए वो किसके तरफ है रचनाकार, ये समझने की जरूरत है। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको परेशानी होगी नहीं। बहुत सी रचनाएं हैं और ज्यादा होना मूल्यवान होना नहीं है। 80 वर्ष की आयु जीना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हमने जो लिखा उसका लब्बो लुबाब क्या है, वो हमारी बेचैनी को रिलीफ देता है या नहीं देता। वो हनुमान चालीसा की मैंने बात की, हनुमान चालीसा थके हारे लोगों को रिलीफ देता है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मुगलों के आक्रमण से हताश निराश जनता के पास ईश्वर की शरण में जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। लेकिन वो मध्यकालीन समय है। आज क्या है कि आधुनिक समय है। आज दुनिया में सबको, बाघ और बकरी को एक घाट पर
पानी पीने की आजादी है, संविधान आपको ये आजादी देता है। और इसलिए आज किसी धर्म का पैगंबर बड़ा नहीं है, आज जो संविधान सम्मत बात है वही मानी जाएगी। ये आधुनिक होने की बुनियाद है, ये आधुनिक होने की पहचान है। और हम सब आधुनिक हैं, हम सब बराबर हैं, हम सबों को एक दूसरे के समान अवसर के साथ समान जीवन और समान आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का हक है, ये संविधान हमको देता है, धर्म नहीं देता, कतई नहीं देता, कोई भी धर्म नहीं देता। मैं किसी एक धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, धर्म भेदभाव की बुनियाद पर टिका है, संविधान भेदभाव से दूर होता है। इसीलिए यही एक वजह है कि संविधान सर्वोपरि है। रेड लाइट होगा तो पंडित जी का भी चालान कटेगा और मौलाना साहब का भी कटेगा। ये केवल संविधान इस तरीके की बात करता है। आप आधुनिकता की बुनियाद को समझिए। और एक बात और समझिएगा कि जो व्यंग्य है ना, आधुनिक युग की बात है ये। कबीर के मिजाज में वो टेम्परामेंट था, इसलिए उसने वो कहा। लेकिन आप देखिए जो सैनी जी का अर्थ की बीज किसने लगाया, फिर जाके परसाई ने पहली मंजिल बनाई उसने साहब। और अगर हम व्यंग्यकार हैं तो हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम इधर उधर की न बात कर ये बता कि कारवां क्यों लूटा। ये सवाल हमसे बार बार किया जाएगा। कारण नहीं है कि व्यंग्यकारों की गोष्ठी में ही ये सवाल उठता है। ये बहुत जरूरी सवाल है, मौजूद सवाल है। कवियों की गोष्ठी में सवाल नहीं उठेगा, कभी आप मंच पर हास्य कविता में नहीं इस तरीके के सवाल देखेंगे। व्यंग्य की बुनियाद में ये बात है, हमें खड़ा कहाँ होना है, सवाल किससे करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और हम खड़े हो गए दरबार में और कहते हैं हम व्यंग्यकार हैं जी, सम्मान दे दो हमको। सत्ता व्यवस्था तो सम्मान देगी, क्योंकि वो सम्मान देगी, आप चुप हो जाओगे, आप बोलना बंद कर दो। अकारण है कि परसाई को सम्मान नहीं मिला, अकारण है कि हमारे शरद जोशी की नौकरी कैसे लगी आपको जानना चाहिए। संपादक के पास नौकरी मांगने गए और उन्होंने कहा हम आपको क्यों छापे, हम विज्ञापन छापेंगे पैसा मिलेगा। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है, फिर आप अपना संपादकीय क्यों लिखते हो, विज्ञापन छापो पैसा मिलेगा। ये बोल के निकल गया। सिर्फ इसे एक जवाब पर, मैं टेम्परामेंट की बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति नौकरी लेने गया था, सिर्फ एक जवाब पर अपने नियोक्ता अपनी एम्प्लॉयर को उसकी आंख में आंख डाल के सवाल करने का साहस चाहिए, साहस चाहिए। अगर आपके अंदर ये साहस है तब आप आइएगा अभिव्यंजना शिल्प का प्रयोग करने। अगर साहस नहीं है, जो मैं कहूं तो ठकुर सहाती ना तुम मौन रहो दिन राती, तो माफ कीजिएगा रामचरितमानस बांचिए, बिल्कुल बांचिए, वो भी कमजोर को एक तरीके से मदद देगा, लेकिन वो आपको सामाजिक परिवर्तन की ओर कम लेके जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का आधुनिक हथियार तो व्यंग्य ही। और इसीलिए संत कवियों के जो प्रवर्तक रहे कबीरदास, और वहां से हमने उठाया कि वो तेवर क्या है, वो टेम्परामेंट क्या है। कनमा फड़ाए जोगी बन गई बकरा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। और केवल हिंदू धर्म की बात नहीं की, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए, तू बाभन जो बमनी जाया, आन राह से क्यों ना आया, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार। तो ये तो टेम्परामेंट है, और आंख में आंख डालने की, संप्रभु वर्ग के सामने आंख में आंख डाल के। अब हम हाशिए पे खड़े हुए लोगों की बात करेंगे और हम पूछेंगे कि अच्छा व्यंग और सत्ता के पक्ष में व्यंग, सत्ता के, अरे आपका व्यंग्य सवाल ताकतवर से करता है या कमजोर से करता है, बहुत साफ साफ समझ लीजिए। अगर आपका व्यंग कमजोर से सवाल करता है तो आप अपने लिए सेफ पैसे ढूंढ रहे हैं साहब, बहुत साफ समझिए। और अपने लिए सेफ पैसे ढूंढना व्यंग लिखना नहीं है। मैं बार बार इस चीज को फोकस करना चाहता हूं। आपको संकट की स्थिति में लेके आएगा व्यंग और आपकी पक्षधरता। अब आप इस क्रिटिकल इश्यूज को, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को कितनी चतुराई से बोल के निकल जाते हैं, सांप मर जाए लाठी ना टूटे, यही व्यंग का कमाल है। लेकिन आप अपना गोल नहीं बदल देंगे, ये समझने की बात है कि अभिव्यंजना शिल्प के नाम पर आप अपने सरोकार नहीं बदल सकते। सरोकार आपका वही रहेगा। जैसा कहा कि कोरोना के फायदे नहीं गिनाएंगे साहब, आप आपदा का समय है और आप कहेंगे कोरोना के फायदे, कमाल कर दिया आपने। आप कोरोना के फायदे सुनाएंगे, एक महामारी अकाल भी आपके लिए तो फायदे की बात हो जाएगी। आप कहोगे कि अकाल तो बहुत बढ़िया चीज है, अंग्रेज राज सुख साथ चले सब भारी, पैधन विदेश चली जाती है अति खारी, ये व्यंग्य का विषय है। आप इसको कहेंगे कि अंग्रेजी राज के फायदे, और आप कहेंगे ये व्यंग्य लिखा है हमने। अब आप लिखो, आपको आजादी है, लेकिन आप ये मत कहो कि ये व्यंग्य है। सवाल ये है। तो
मैंने समय थोड़ा ज्यादा लिया, लेकिन मैं चाहता था कि जो सवाल आ रहे हैं इसमें बहुत साफ समझने की जरूरत है कि हमारा सवाल किस पे होना चाहिए, हमारे लेखन के केंद्र में कौन है, हम लिख किसके लिए रहे हैं। हम अगर अपने आप के प्रमोशन के लिए लिख रहे हैं, हम अगर अखबार में छप के 500 रुपए क्या हमको मिल जाए पैसा उसके लिए लिख रहे हैं, या हम किसी को प्रसन्न करने के लिए लिख रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि को नहीं जानत है जग में। ये चारण, वंदना, प्रशंसा, सराहना व्यंग नहीं है। व्यंग पढ़ के आपको इसके लिए तैयार रहना होगा कि कोई इससे नाराज हो सकता है। अगर आप लोगों की, इसीलिए जब लोग कहते हैं ना बधाई, बहुत बहुत बधाई, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि व्यंगकार देखिए कैसा सहमति का लोग शास्त्र रच रहा है। व्यंग का जन्म असहमत से होता है साहब। मैं जब आपकी किसी बात से असहमत होऊंगा तो आप पर व्यंग प्रहार करूंगा, और मेरा उद्देश्य सुधारवादी रहेगा, आपको नष्ट नहीं करूंगा मैं, मेरा उद्देश्य सुधारवादी रहेगा। तो मैं आपका सुधार, आपका भला चाहता हूं साहब, लेकिन मुझे व्यंग्य के माध्यम से काम, कबीर से बड़ा कोई पथ प्रदर्शक नहीं हुआ हिंदी साहित्य में। आज भी हमने देखा नहीं, हमारे पिता ने नहीं देखा हुआ, लेकिन हम आज भी कबीर की वानियों को याद कर रहे हैं। छापाखाना नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, उसके बाद उसके अनुयायियों ने याद रखा। ये समझने की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है कि छापाखाना कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो फक्कड़। आप देख, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ये व्यंग्यकार का टेम्परामेंट, मांगे सबकी खैर। और क्या कहता है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। लेकिन उसके बाद एक और दोहा है जहां वो कहता है कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। दोनों टेम्परामेंट याद रखिएगा, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो व्यंग्य को लिखने के खतरे यही है। अब आप सोचोगे कि हमारी अट्टारिका एक मंजिल और बन जाए और खतरा नहीं होगा, तो बड़ी, हाँ, ये असहमति, यही तो असहमति प्रजातंत्र का प्राण है विवेक भाई। ये समझे, अगर आपसे कोई असहमत होता है तो वो लोकतांत्रिक होता है, आप उसको आदर दीजिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कहाँ है? और हिंदी का तो, हिंदी भाषा का तो जन्म ही सत्ता और हुकूमत से मुकाबला करने के लिए हुआ था। जब ब्रज और अवधि कमजोर पड़ने लगी तो पूरे राष्ट्र को एकजुट, कारण है कि राजस्थानी का भाई हमारे साथ खड़ा है, मालवा का प्रदेश का व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, मैं भोजपुरी का आदमी हिंदी में खड़ा हूँ, वो मराठी और ये न जाने वो अवधि के साथी हमारे अनूप शुक्ल, वो देखिए सारे लोग एक हिंदी का बैनर चलेगा। हिंदी तो पूरे राष्ट्र को एकजुट करती है, इसलिए हिंदी में लोकतंत्र की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी, हिंदी में तो होगी। और व्यंग्य जिसकी बुनियाद में असहमति है, असहमति लोकतंत्र का प्राण है। एक वोट भी आपने दिया तो उसको गिना जाएगा सर, कहा जाएगा कि एक वोट मिला उसको। आप क्या समझ रहे हैं? असहमति लोकतंत्र की बुनियाद में है। अगर आपसे कोई असहमत होता है तो आप उसका स्वागत करिए, वो लोकतांत्रिक व्यक्ति है। असहमति का दमन करता ही नहीं, उसका तो स्वागत करने की आवश्यकता है। तो मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा, क्योंकि हमारे अध्यक्ष अभी मधु जी का उद्बोधन बाकी है और कुछ चीजें मुझे बेचैन करती हैं, और व्यंग्यकारों की गोष्ठी है तो ये जानना बहुत साफ साफ समझने, कहीं लाग लपेट, बहुत साफ साफ दिखाई देना चाहिए, बहुत साफ साफ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, व्यंग कविता की तरह एकाधिकार हो, एकाधिकार वगैरह की बात तो ठीक है। देखिए, कहा था नागार्जुन ने, क्या है दक्षिण, क्या है वहां, जनता को रोटी से कहा। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। तो ये दोनों हिंदी में ही है, हिंदी में सब कुछ समाहित हो जाएगा। और हिंदी नीचे से लेकर, जो गांधी ने जंतर दिया था ना कि वो समाज के सबसे निचले पायदान पर जीवन जीने वाला व्यक्ति, मार्क्स और गांधी से बड़ा कोई विचारक नहीं हुआ था। पूरी दुनिया को मैं बार बार कहूं, पूरी दुनिया को प्रभावित किया है इन दोनों ने। और जो कथनी और करनी के सामने की बात आई ना, वो इसलिए आ रही है कि इनकी कथनी और करनी में भेद बहुत कम था, या तो ना के बराबर था। आपकी कथनी और करनी में, हमारी कथनी और करनी में भेद जितना कम से कम होगा उतना ही हमारी विश्वसनीयता होगी। और इसीलिए जो अलका जी ने याद दिलाया था, भवानी भाई की पंक्ति मैंने लिखी वहां, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख,
और इसके बाद भी हमसे बड़ा कोई, ये हिंदी का कलेजा, ये हिंदी का ही कोई कवि होगा, कोई महाकवि होगा जो ऐसे कह रहा होगा जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह कोई नहीं, और इसके बाद भी हमसे बड़ा कोई। मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने रखी और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे आज के इस गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय मधु आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। श्री मधु आचार्य जी। सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि व्यंग्यकार और व्यंग्य की पहचान के लिए राजेंद्र जी, सुधीर कुमार चौधरी जी, रमेश सैनी जी, अनूप शुक्ल जी और रमेश तिवारी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। तो मैं बिंदुवार छोटी छोटी बातें अपने मन में जो थी वो आपको कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि जैसे साहित्य की परिभाषा, बहुत पहले साहित्य की परिभाषा ये दी गई थी कि ये सत्य का अन्वेषण है, तो बाद में ये परिभाषा बदलते बदलते आधुनिक युग तक आई तो इसमें एक शब्द और जुड़ा कि ये सत्य का नहीं, सत्य का संवेदनात्मक अन्वेषण है। तो मेरे ख्याल से व्यंग्य की पहली अनिवार्य शर्त संवेदना है, और जहां संवेदना होगी वहां निश्चित रूप से विसंगति, विद्रूपता, पाखंड पर प्रहार होगा। ये मैं इसलिए बात कह रहा था कि कोई भी साहित्य बिना संवेदना के लिखा ही नहीं जा सकता, भले ही वो व्यंग्य हो। एक दूसरी बात कहूंगा कि किसी भी साहित्य विधा की रचना को मूल्यांकित करने के केवल दो ही पैरामीटर होते हैं, बाद में आप उसमें से कितने भी पैरामीटर निकाल लें, एक कथ्य और दूसरा शिल्प। कथ्य से पता चलता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, और शिल्प कहने की हमारी क्या शैली है। इन दो पर आधारित होती है हर साहित्य की रचना, और कम से कम व्यंग्य तो खास तौर पर आधारित है। मैंने कहा मैं बिंदुवार अपनी बात कहूंगा, तो मैं एक बात सुनी हुई आपको उद्धृत कर रहा हूं कि व्यंग्यकार हमेशा सत्ता और व्यवस्था का स्थायी विपक्ष होता है, इसलिए सत्ता के समर्थन की रचना की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि वो विपक्ष का काम करता है सत्ता और विपक्ष के खिलाफ, सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ। मैं खुद अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे यहाँ, मैं आपको उदाहरण सहित बता रहा हूं कि एक साक्षरता सम्मेलन का उद्घाटन हुआ जिसमें नगर परिषद सभापति अंगूठा छाप, विधायक अंगूठा छाप और प्रधान पंचायत समिति के वो अंगूठा छाप। क्या साक्षरता का अभियान शुरू होगा। तो ये वो विषय हैं जो शाश्वत हैं आज भी। जैसे किसी बातचीत में कहा गया कि रचना शाश्वत होनी चाहिए, मैं नहीं मानता कि रचना व्यंग्य की शाश्वत होती है। व्यंग्य की रचना हमेशा सामयिक होती है, समसामयिक होती है, संवेदना से जुड़ी होती है, क्योंकि वो अपने समय का सच होती है। अपने समय का सच भी शाश्वत ही माना जाता है, क्योंकि वो समय को परिलक्षित करता है जिस समय में वो रचना लिखी गई है। मैं जैसे बता रहा हूं कि आपातकाल के समय में जिस तरह से जिक्र रमेश सैनी जी ने धूमल जी की कविता का किया, मैं खुद साक्षी हूं एक कवि सम्मेलन का जो आपातकाल के साये में हो रहा था। एक कवि थे बीकानेर के सरल विशारद, उन्होंने बड़े प्रेम से लिखा था, कुछ मत बोलिए, आकाशवाणी सुनिए, मुल्क में तरक्की हो रही है। क्या हुआ, आपका भाई महबूब का घोड़ा, पड़ोसी का बेटा बिना दवा मर गया। चुप, कुछ मत बोलिए, आकाशवाणी सुनिए, मुल्क में तरक्की हो रही है। बहुत सटीक व्यंग्य। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जिस बीकानेर में 1000 के आसपास लोग आपातकाल में गिरफ्तार किए गए, लेकिन उस रचनाकार को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, क्योंकि उसकी भाषा शैली इतनी अच्छी थी जिसमें उसने सारी बात कह दी। इसी तरह एक IAS अफसर थे हमारे यहाँ, तारा प्रकाश जी जोशी, जिन्होंने एक सुंदर गीत उस समय के शासक, उस समय के प्रशासन के सामने सुनाया था भारी भीड़ के बीच। मस्ताने मौसम में शब्दों पर पाबंदी कभी नहीं मानी है, कभी नहीं मानेंगे। तो शब्दों पर कभी पाबंदी हो ही नहीं सकती, और व्यंग्यकार के तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकती, होना ही नहीं चाहिए। जैसे कुछ मित्रों ने कहा कि सत्ता के पक्ष में लिखा कोई व्यंग्य हो तो उसका उदाहरण, कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन जो सत्ता के विरुद्ध नहीं लिखता वो सत्ता के पक्ष में लिखने वाला व्यंग्यकार ही होगा। लोग खाने पीने की चीजों पर लिखते हैं, किसी के शौक पर लिखते हैं, कोई बीमार हो तो उस पर लिख देते हैं, वो व्यंग्य नहीं है, भले वो 21वीं सदी के श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाकार हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे रमेश जी तिवारी ने जो बात कही, व्यंग्य 3 चीजों पर कसौटी पर कसा जाना चाहिए, बतौर पाठक कह रहा हूं मैं। पहला, कि वो किस पर प्रहार कर रहा है, इससे
व्यंग्यकार की पहचान होगी कि उसका विचार क्या है। दूसरा, व्यंग्य कौन कौन से सवाल खड़े कर रहा है, उसके खड़े किए हुए सवाल हमारे दिशा को तय करेंगे कि हम साहित्य को क्या समझते हैं, वो संवेदनात्मक है या नहीं है, वो समाज से सरोकारित है या नहीं है। और तीसरी बात जो उन्होंने नहीं कही वो मैं कह रहा हूं। तीसरी बात ये कि वो ऐसे अनुत्तरित सवाल पाठक के लिए छोड़ता है क्या कि जिनकी तलाश पाठक स्वयं करे उसके उत्तर की तलाश। जिस व्यंग्य रचना की छोड़े गए सवालों की तलाश पाठक करेगा, उस दिन मानिएगा कि व्यंग्य निश्चित रूप से बदलाव का एक बड़ा हथियार बन जाएगा और वही व्यंग्य श्रेष्ठ रचना होगा। और जो कालजयी रचनाओं की बात कर रहे थे उस श्रेणी में भी आप उसको रख सकते हैं। हालांकि मैं कालजयी शाश्वत रचनाओं पर कोई बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता। रचना हमेशा समसामयिक होनी चाहिए और अपने समय के सच की होनी चाहिए। एक बात मैं और साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि विसंगति, विद्रूपता, पाखंड ये ऐसे विषय हैं जो पहले भी थे, आज भी थे, आज भी जीवंत है, हर व्यक्ति के सामने जीवंत है। बस जरूरत है उनको नए तरीके से पाठक के सामने पहुंचाने की। लेकिन बहुत दुखद बात है, जैसी रमेश सैनी जी ने कही, कि आज का व्यंग्यकार इतना फास्ट फूड की तरह व्यंग्य को ले रहा है कि अखबार में छपने के लिए, कोर्स में लगने के लिए, पैसे पाने के लिए, अफसर को खुश करने के लिए और अपने आप को इतिहास पुरुष साबित करने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने के लिए व्यंग्य जैसी विधा का इस्तेमाल कर रहा है। मैं उसे शुद्ध शब्दों में कहूंगा कि वो इस्तेमाल कर रहा है। ये सरासर गलत है। मित्रों, मैंने परसाई जी को पढ़ा है और मैंने शरद जोशी को बहुत पढ़ा है। मैं नवभारत टाइम्स का बहुत बड़ा पाठक था, आज भी मैं पत्रकार हूं, लेकिन मेरा अखबार नवभारत टाइम्स हमेशा पिछले पेज से शुरू होता था जहां शरद जोशी का व्यंग्य छपता था। मैं फ्रंट पेज बाद में देखता था। मेरा पहला पेज शरद जोशी का था और वो रोज सामयिक लिखते थे, उस समय की कही हुई बात को लिखते थे। जब शोषण वर्षों से वही है, पाखंड धर्म का वही है, व्यक्ति के, धनपति के लोगों को लूटने और गरीबों पर अत्याचार करने का तरीका वही है, तो नए विषय कौन से आएंगे? बस कहने का तरीका नया आएगा, संवेदना आधुनिक होगी और हमारा सरोकार आज के समाज का सरोकार होगा, तो वो श्रेष्ठ व्यंग्य होगा। मित्रों, व्यंग्य बहुत सशक्त विधा है साहित्य की, इसीलिए आज इतनी लंबी बहस हो रही है। अगर व्यंग्य श्रेष्ठ नहीं होता, मैं व्यंग्य को श्रेष्ठ इसलिए मानता हूं कि साहित्य की समृद्धि किससे होती है? शब्दों से होती है। मुझे अच्छी तरह से याद है, अज्ञे जी और डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य कहते थे कि कविता नए नए शब्दों को गढ़ती है और पद्य जिस तरह से शब्दों को गढ़ता है तो बाद में उसे गद्य स्थापित करता है। लेकिन मेरा मानना है अब उसमें कि कविता के साथ साथ व्यंग्य में, साहित्य में नए शब्दों को गढ़ता है, नए शब्दों की सृजना करता है। इसलिए व्यंग्य किसी भी सूरत में हर साहित्यिक विधा से श्रेष्ठ और सर्वोपरि है। लेकिन मित्रों, व्यंग्य की धार तीखी और पैनी होनी चाहिए, जैसे रमेश तिवारी जी, रमेश सैनी जी, राजेंद्र वर्मा जी और सुधीर चौधरी जी ने कही। और मिथकों पर व्यंग्य करना वास्तव में आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि वर्तमान सत्ता ने जिस तरह से मिथकों को नए रूपों में परिभाषित किया है, नए रूपों में स्थापित करने की कोशिश की है और स्थापित रूपों को भंजन करने की कोशिश की है, उस दौर में मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि कविता, कहानी और उपन्यास उसका प्रतिकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके खिलाफ तो आवाज व्यंग्य ही उठा सकता है, व्यंग्य ही उसको समाज तक ले जा सकता है। इस बहुत सारगर्भित और बहुत ही मुझे कम से कम समृद्ध करने वाली इस रचना के लिए, इस गोष्ठी के लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बहुत अच्छे और नए विषय जानने को मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अध्यक्ष जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी 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 ठाकुर साहब, आप किससे पूछना चाहते हैं, अध्यक्ष जी से या किसी और से? वैसे आप भी जवाब दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। एक विचार है। जी जी, मैं कह रहा था कि 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात हुई आज के विवर्ष में, लेकिन जो मूल प्रश्न जो मेरा है, एक तो जिस पर हम प्रहार करते हैं, व्यंग्य करते हैं,
आपकी आवाज साफ वो आ नहीं हमारी पा रही। बात को कहाँ तक समझता है, क्या हमारा व्यंग उसके दिमाग के भीतर घुस पा रहा है या नहीं। और अगर हम सपाट बयानी करते हैं तो वो जी। फिर व्यंग नहीं है। तो हम जी, जो जी। तीखे तीखे दो टूक बात करें, प्रहार करें, तो उसको क्या जी, जी। व्यंग की श्रेणी में लिया जाएगा या नहीं। हम सीधे दो टूक बात करें, सीधा प्रहार कर रहे हैं उस पर, क्योंकि जी, जी। सपाट बयानी में तो उसको समझ आएगी, लेकिन वो व्यंग का पार्ट नहीं हो सकता। जी, जी, जी। जी सर, मैं एक उदाहरण दूं बीच में। जी, जी सर, आप ही दें। जी, जैसा मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि रमेश सैनी जी तो परसाई जी के ज्यादा निकट रहे हैं, लेकिन मैं जनयुग का उस समय पाठक था। उन्होंने एक व्यंग लिखा था, संगी सतियां, उस पर उनके पांव तोड़ दिए गए थे, लेकिन सीधी सपाट बयानी थी उनकी भी, सीधी बात थी, सीधी चोट करते थे, और वो उन लोगों के समझ में आई, इसलिए उनके पांव तोड़े गए। लेकिन वो रुके नहीं, अस्पताल से भी उन्होंने लिखना शुरू किया, अस्पताल के बिस्तर से। तो जिसके पर प्रहार किया जाता है वो समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर, आपकी तरफ दिक्कत होगी, इधर तो आवाज आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज जो ये चर्चा हुई, मुझे उम्मीद है कि आप सब साथियों को काफी इससे आपकी वैचारिक रूप से आप लोग समृद्ध हुए होंगे। और मैं निवेदन करूंगा हमारे साथियों में कि एक मिनट में टीकाराम साहू जी मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो आभार प्रदर्शन के लिए आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप अपना माइक ऑन करें और आभार प्रदर्शन करें। जी, एक मिनट खाली तिवारी जी, सिर्फ 1 मिनट आभार प्रदर्शन के पहले अलका बोल रही हूँ। एक सेकंड टीकाराम जी। जी अलका जी, 1 मिनट में ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मतलब क्योंकि मेरी बेटी के इसमें सिलेबस में अलका जी, एक तो परसाई जी की रचना। हाँ, नहीं बोलूं? अलका नहीं, आप बोलिए। लेकिन आपने देखा ना मैंने कितनी बार वहाँ चैट बॉक्स में लिखा, आप लोगों से मैं मांग तो रहा था ना अपना नाम। नहीं, मैं और कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ उस बात पे बोल रही, क्योंकि इस चर्चा के बीच में बोलना मुझे इसलिए नहीं ठीक लगा। इतनी सार्थक चर्चा है, सुनना ज्यादा, बहुत ज्यादा हम अपने आप को एनरिच कर पाए। अगली बार कभी होगा, लेकिन आज सुनना ही मेरी मतलब खाली जामुन के पेड़ की बात कर रही हूँ कि जो परसाई जी की रचना। एक मिनट अगर ऐसा बात करेंगे। हाँ, हम लोग इसको पूरा करवा लेते हैं, आभार करवा के फिर पोस्ट गोष्ठी के बाद हम इस पर करते हैं, कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग बात। जी टीकाराम जी, आपको आभार प्रदर्शन कर लें। हाँ, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, आज बहुत अच्छा विषय, उम्दा, जिस पर हम पिछले दिनों मंथन भी किया था व्यंगधारा समूह में। इसको रखा भी था कि व्यंग के क्या उपकरण हैं जिससे व्यंगकार को पहचाना जा सके। उस पर आज बहुत सारगर्भित चर्चा हुई, जिसमें श्री राजेंद्र वर्मा जी, सुधीर कुमार चौधरी जी, रमेश सैनी जी, रमेश तिवारी जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य जी ने, मधु आचार्य जी ने सारगर्भित बात रखी कि किस तरीके से हम व्यंग को पहचाने, क्या होने चाहिए उसमें, किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्या विषय होना चाहिए। और साथ ही अनूप शुक्ल जी ने भी अपनी बात रखी। मैं सभी वक्ताओं और आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, साथ ही इस व्यंगधारा समूह के उपस्थित सभी सदस्यों का आभार मानते हुए कार्यक्रम यही समाप्त हुआ और आगे अध्यक्ष जी की अनुमति से जो कहना चाहे। जी सभी का आभार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आज का ये हमारा औपचारिक आयोजन यहाँ संपन्न होता है और अगले आयोजन में हम लोग फिर मिलेंगे और गोष्ठी यहाँ संपन्न होती है। गोष्ठी के बाद की चर्चा हमारी अलका जी अभी कुछ कहना चाहते हैं तो वो हम लोग सुनेंगे।